हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम 100 कोटेशन देखने वाले हैं, वो भी आपके मिसलेनियस राइटर्स के। ठीक है, 4 राइटर के 100 कोटेशन देखेंगे जो बार बार पूछे गए हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी भी है आने की, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी भी है। तो ये पूछे भी गए हैं बार बार और ये मिसलेनियस कोट्स रहेंगे। ओके, सो इसके पहले PDF देख लेते हैं। ये पेड PDF है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये थ्योरी है, ठीक है, जिसको थ्योरी मतलब जिसको तैयारी करने हैं, अच्छे से तैयारी करना है। जैसे कि एग्ज़ाम अभी है, ज़्यादा टाइम तो है नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन जिनको आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करनी है तो ये थ्योरी वाली बुक ले सकता है। कंप्लीट रिवीजन तो है, आप रिवीजन के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, यानी कि जो मतलब जिसकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है वो कंप्लीट रिवीजन के लिए भी ले सकता है। यानी कि थ्योरी ही है ये ग्रामर की है, ये PGT वालों के लिए है। एंड ये आपकी इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है MCQs के थ्रू। ये 1 लाइनर है, 4 राइटर को कवर किया गया विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। ये आपका प्रैक्टिस विद आंसर है, 4 राइटर को कवर किया गया है आपकी प्रैक्टिस के साथ। तो प्रैक्टिस के लिए ये तीनों ही सही रहेगा, ये तीनों ही प्रैक्टिस के लिए है। और ये ग्रामर के रूल्स हैं और कुछ MCQs साथ में दिए गए हैं, ये भी प्रैक्टिस के लिए। ये थ्योरी है, ये PGT वालों के लिए। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं, और लेना भी रहेगा तो आप उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। ये कितनी बार पूछा है मेन एग्जाम्स में ना, आई थिंक ये 5-6 बार पूछा है मेन एग्जाम्स में। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये जो लाइनें हैं ये आपकी कहाँ पे मिलती है? मतलब ये जीवन जीने की एक आत्महत्या करने का प्रश्न है। ठीक है, हैमलेट इस लाइन में अपने अस्तित्व मतलब वो सोच रहा है, ये हैमलेट की सोलिलोक्वी है और वो सोच रहा है, ये विचार कर रहा है कि जीवन बेहतर है या मर जाना। मतलब उसे अपने पिता की हत्या, माँ की दोबारा शादी, चारों ओर विश्वासघात की एक गहरी निराशा है। सो इसलिए वो सोच रहा है कि जिया जाए या मर जाए। ये विलियम शेक्सपियर का ही है, लेकिन बात अगर पूछा जाए कि कौन से प्ले का है तो हैमलेट का है। एंड एक्ट 3 सीन 1 की लाइन है, स्पीकर कौन है तो हैमलेट ही बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 राइटर को, इसमें मैंने कवर किया है 4 राइटर के मिसलेनियस। बहुत अच्छे होंगे ये, 100 क्वेश्चन होंगे, कोट्स होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत बार पूछा गया है। तो मैं चाहूँगी कि इसको आप देखें और एंड आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर और अलग से कोटेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये लाइनें आपकी जॉन मिल्टन की है। पूछा जाए कि प्ले किस प्ले से है तो पैराडाइज लॉस्ट की है, बुक 1 की लाइन है। ठीक है, स्पीकर कौन है तो शैटन है। ओके, तो इतना याद रखना है। यहाँ पे मतलब जो शैटन है वो स्वर्ग से निकाल दिया जाता है और वो नर्क में पहुँच जाता है, तब वो ये लाइन कहता है। वो ये जताना चाहता है कि जो मनुष्य की सोच ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। मतलब मन स्वयं अपनी जगह है, अब जो मन है वो अब स्वयं अपनी जगह है, अपने भीतर ही नर्क को स्वर्ग बना सकता है, स्वर्ग को नर्क बना सकता है। मीन्स जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति और सोच ही उसकी वास्तविकता तय करती है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। ये बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक विचार है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये कहाँ की लाइन है? एज यू लाइक इट की लाइन है, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है ही है। एज यू लाइक इट की लाइन है, एक्ट 2 सीन 7 की लाइन है, लेकिन कहता कौन है? जैक्स। स्पीकर कौन है? जैक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने दुनिया को क्या कहा है? रंगमंच कहा है कि ये दुनिया क्या है? एक स्टेज है, एक रंगमंच है। जिस तरह स्टेज पर एक प्लेयर आता है और अपनी भूमिका निभा के चला जाता है, वैसे दुनिया भी है, एक स्टेज है। यहाँ पे जो आदमी है, जो औरत हैं, वो आते हैं, वो भी एक प्लेयर है। वो भी आते हैं और अपनी भूमिका निभा के फिर एक दिन चले जाते हैं, मतलब अपने अपने हिस्से का अभिनय करते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। मतलब ये कहाँ की लाइन है बताना है यहाँ पे। तो ये लाइनें जॉन मिल्टन से रिलेटेड है, पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, बुक 1 की लाइन है, स्पीकर कौन है? सैटन है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब वो हेल से निकाल दिया जाता है तो बहुत ही घमंड से ये भरी बात कहता है, घमंड से कहता है कि स्वर्ग में गुलामी करने से बेहतर है कि नर्क में राज किया जाए। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू सैटन भले ही वो नर्क में है लेकिन वहाँ का वह शासक है। ठीक है, और ये स्थिति उसे अधिक पसंद है, हेल में शासन करना। I wander lonely as a cloud
दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं बताना है। तो ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है। डैफोडिल की लाइन है, पब्लिश कब हुआ था, 1807 में पब्लिश हुआ था। स्पीकर कौन है, तो यहाँ पे स्पीकर जो पोएट ही हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ही हैं। वो अपने मतलब ये जो पोयम है ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के उनके अनुभव पर आधारित है। जब उन्होंने झील के पास ढेर सारी डैफोडिल, यानी डैफोडिल मतलब पीले फूल को एक साथ झूमते हुए देखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था, जैसे एक बादल भटकता है वैसे मैं भी अकेला भटक रहा था। और दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर विल्स एंड हिल्स, यानी कि जो घाटी और पहाड़ियों के ऊपर तैरता है, कौन, बादल। जैसे बादल भटकता है घाटी और पहाड़ियों के ऊपर तैरता है, मैं भी उसी तरह भटक रहा था। तो यहाँ पे जो पोएट है वो खुद को अकेला बादल के रूप में कल्पना करते हैं, जो बिना किसी लक्ष्य के भटक रहा है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन जब वो डैफोडिल के फूलों को देखते हैं तो उनका जो अकेलापन है वो खुशी में बदल जाता है, ठीक है। लाइनें हैं तो हमें थोड़ा बहुत समझ के चलनी ही पड़ेगी, ठीक है, अगर लाइनें ना समझ के चले तो। अ फूल थिंक्स हिमसेल्फ टू बी वाइज बट अ वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। तो ये लाइनें भी आपने याद रखना है। सब कुछ यहाँ पे विलियम शेक्सपियर से ही जुड़ा है। लाइनें एज यू लाइक इट प्ले का है, एक्ट हो गया, स्पीकर है टचस्टोन ने कहा है, ठीक है। स्पीकर किसने कहा है, एक मिनट इसको ऊपर करते हैं, किसने कहा है, तो टचस्टोन ने कहा है ये लाइनें, ठीक है। तो ये याद रखना है। मतलब एक मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वह बुद्धिमान है, लेकिन रियलिटी अगर देखा जाए तो ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और वह अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है। एक मूर्ख जो है वो खुद को बुद्धिमान समझता है, लेकिन एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वो कितना ज्ञानी है। ज्ञान तो कभी खत्म ही नहीं होता ना, हम जितना सीखेंगे उतना ही ज्ञान है। नेक्स्ट पे आएंगे, लव हैज़ नो एज। तो नेक्स्ट वन पे आएंगे, लव हैज़ नो एज, नो लिमिट एंड नो डेथ। ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, तो ये लाइन सबसे पहले इतना बस ध्यान रखना है, जॉन गॉल्सवर्दी से किस राइटर से लाइनें हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछता है ना तो प्ले बहुत कम पूछता है, जब भी कोटेशन पूछेगा तो आपका 4 राइटर दे देगा। तो ये ध्यान देना है कि जो कोटेशन है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। बाकी आपकी और नॉलेज के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि किस प्ले का है, 4 साइड सागा। स्पीकर कौन कहता है, नरेटर ही कहता है कि लव हैज़ नो एज, गॉल्सवर्दी का ही है ये लाइनें, कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, ना ही उसकी डेथ होती है। मतलब ये कोटेशन क्या बता रहा है कि प्रेम एक शाश्वत भावना है जो कभी खत्म नहीं होती, जो समय, परिस्थितियाँ या जीवन मरण की सीमाओं से परे हैं, ये कभी उसकी कोई एज नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ओके आगे आते हैं, अवेक, अराइज, आर बी फॉर एवर फॉलन। तो यहाँ पे बताना है ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, अवेक, अराइज, आर बी फॉर एवर फॉलन, मतलब जागो उठो वरना हमेशा के लिए पतन को स्वीकार करो। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेरणा भी है, एक चेतावनी भी है, ठीक है। जब ये जो शैटन बोलता है, जब वो हेल में गिरने के बाद अपने जो उसके जो फॉलन एंजल्स हैं उनको जगा कर विद्रोह और साहस की भावना भरता है उनके अंदर कि जागो उठो, नहीं तो हमेशा के लिए पतन को स्वीकार कर लो। ये स्वीकार कर लो, या तो उठ जाओ, चलो फिर से हम लोग लड़ते हैं, उठो, नहीं तो हमेशा के लिए हार स्वीकार कर लो, ठीक है। तो ये लाइनें भी जॉन मिल्टन से रिलेटेड है। लाइन कहाँ पे है, पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट की है, स्पीकर है सैटन। नेक्स्ट पे आएंगे, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट द अनकंक्वेरेबल विल। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं ये बताना है, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट द अनकंक्वेरेबल विल, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है जब तक हमारी जो अदम इच्छा है वो जीवित है, ठीक है। तो ये लाइनें कहता कौन है, ये आपके जॉन मिल्टन से रिलेटेड है, पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, बुक फर्स्ट की लाइन है। स्पीकर कौन है, अगेन सैटन है स्पीकर। तो यहाँ पे जब वो हेल से निष्कासित होने के बाद सैटन कहता है कि हर चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि उसकी अविजय इच्छा अभी भी जीवित है, कभी ना हारने वाली उसकी इच्छा अभी भी जीवित है, मतलब सब कुछ खोया नहीं है, अभी भी हमारी अजय इच्छा बाकी है। तो ये एक प्रेरणा वाली है ना, इससे ये प्रेरणा मिलती है, जब तक आत्मबल और इच्छा शक्ति जीवित है हार अंतिम नहीं होती। हमारा जो मन है ना, हमारी जो इच्छा है, जब तक मान नहीं लेगी, कहते ना मन के माने हार है, मन के माने जीत, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अगर आप मान लिए अंदर से कि मैं हार गया, मुझसे नहीं हो पाएगा, या मुझसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, तो समझ लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कितना भी फेल्योर हो रहे हो, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, अंदर ये चीज़ें नहीं मैं करूँगी या करूँगा, ये चीज़ें मुझसे हो जाएंगी, तो कर लोगे एक ना एक दिन। तो वही चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं,
आज क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, ये थ्योरी फॉर्म में है, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ लें। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। माई हार्ट लिप्स अप की लाइन ही है ये, लेकिन अगर पूछा जाए ये एपिग्राफ किसका है, ठीक है, ये एपिग्राफ किसका है, तो ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी का है, ये ध्यान रखना है। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये उसका एपिग्राफ है। वहाँ पे ये एपिग्राफ, यहाँ पे ये एपिग्राफ के रूप में है, लेकिन एक्चुअल में ये किस पोएम की लाइन है, माई हार्ट लिप्स अप, यानी कि दी रेनबो की लाइन है। पोएम कब आई थी, 1802 में, एंड स्पीकर कौन, पोएट खुद हैं, यानी कि खुद ही वर्ड्सवर्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो कोटेशन है, गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर, टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंस अबव ऑल लिबर्टीज़। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी समझ लेते हैं, ये कहते क्या हैं वो। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, ये लाइनें हमको समझ में आ गई कहाँ पे है, ठीक है। ये जो पोयम है माई हार्ट लिव्स अप, ये बचपन की सुंदरता, बचपन में उससे मिलने वाली जो आनंद पर बेस्ड है, यानी कि बचपन में जो खुशी मिलती थी उसी पर बेस्ड है। यहाँ पे पोएट्स कहते हैं कि बचपन की जो भावनाएं हैं वो भविष्य को, व्यक्तित्व का आकार देती है। यहाँ पे कहा गया है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बच्चा ही आदमी का पिता होता है। इट मीन्स ये हो गया कि बचपन के जो अनुभव हैं, जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वे व्यक्ति के पूरे जीवन की नींव होती है। हमारा आज का स्वभाव हमारे बचपन के संस्कारों का रिजल्ट होता है, ठीक है। गिव मी लिबर्टी टू नो, टू अटर, टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंस अबव ऑल लिबर्टीज़, मतलब मुझे सबसे बड़ी स्वतंत्रता चाहिए। क्या, किस लिए, अटर करने के लिए, मतलब विचार करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए, ठीक है। मुझे सबसे बड़ी स्वतंत्रता चाहिए, लिबर्टी चाहिए, विचार करने, बोलने, अपनी अंतर आत्मा के अनुसार तर्क करने की। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग है, ठीक है। यहाँ पे कहता कौन है, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो जॉन मिल्टन से जुड़ा हुआ है। एरियोपैजिटिका की लाइन है, स्पीकर खुद जॉन मिल्टन है, ठीक है, वही जॉन मिल्टन ही कहते हैं, ओके। मतलब यहाँ पे एरियोपैजिटिका में जॉन मिल्टन का ये फेमस स्पीच है, जो उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में लिखा था, कि हमारे अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहे हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, उसकी बोलने की आज़ादी दिया जाए, यानी कि अभिव्यक्ति किया जाए, ताकि हम उसको एक्सप्रेस कर सकें। ख़ास तौर पर जब इंग्लैंड में प्रेस पर सेंसरशिप लागू की जा रही थी, उस समय ये बात हुई थी कि मुझे ये स्वतंत्रता दीजिए ताकि मैं जान सकूं, बोल सकूं, अपने अंतरात्मा के अनुसार मुक्त रूप से तर्क कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो है, फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन अ पोटेंसी ऑफ लाइफ इन देम टू बी एज एक्टिव एज दैट सोल वॉज हुज प्रोगेनी दे आर। तो यहाँ पे बताना है, ये आपकी जॉन मिल्टन की ही लाइन है, एरियोपैजिटिका की ही लाइन है। मिल्टन खुद नरेटर यही मिल्टन ही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, मिल्टन ने बुक को शक्ति और महत्व को समझाने के लिए कहा है। मतलब पुस्तकें क्या हैं, पुस्तकों की जो शक्ति है, उसका जो महत्व है, उसको समझाने के लिए उन्होंने ये कहा है कि पुस्तकें डेड नहीं होती हैं, उनमें जीवन की चेतना होती है। जो पुस्तक होती है वो डेड नहीं होती है। ये ना समझो कि बस खाली पन्ना है, खाली पेज है। वो क्या दिखाती है, उसमें जीवन की चेतना, एक राइटर की, समझ लो कि एक राइटर की पूरी उसमें पूरा एक्सप्रेशन रहता है, पूरा इमोशंस रहता है, ठीक है। यहाँ पे कहना है कि पुस्तकें बिल्कुल भी मरी हुई वस्तुएं नहीं होती, बल्कि उनमें वही शक्ति होती है जो उनके रचयिता की आत्मा में थी, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही है कि हम उसको सिर्फ पेज ना समझें, ये समझें कि लेखक ने अपने इमोशन को लिख दिया है, पूरी चीज़ें उसमें भर दी, उनके जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ये लाइनें आपके विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। टिंटन एबे की लाइन है, 1798 में आता है, और ख़ुद पोएट ही बोलते हैं ये लाइन। मतलब जो नेचर है, यहाँ पे वो कहते हैं कि नेचर कभी उस दिल को धोखा नहीं देती जो उससे प्रेम करता है। ये लाइनें बताती हैं कि जो नेचुरल ब्यूटी है, जो शांति है, वो सच्चे प्रेमियों को मानसिक और आत्मिक बल देती है, कभी निराश नहीं करती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लव। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, टिंटन एबे की लाइन है, खुद स्पीकर ही बोल रहे हैं। इसको बस हिंदी में हम समझ के चलते हैं, बाकी तो सब कुछ मैंने आपके सामने ही रख दिया है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है।
द बेस्ट पोर्सन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लव। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहते हैं किसी भी अच्छे इंसान का सबसे मूल्यवान हिस्सा क्या होता है, उसके छोटे छोटे बिना नाम के और भूल गए जो उसके दयालु हैं कार्य हैं। मतलब किसी अच्छे इंसान के जीवन का सबसे श्रेष्ठ भाग क्या होता है, जो वो छोटा छोटा रोज़मर्रा जो काम करता है, ठीक है, रोज़मर्रा के जो काम करते हैं वो सब, उसके अंदर जो करुणा है, जो दया है, ठीक है, अ नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट काइंडनेस ऑफ लव, यानी कि उसके छोटे छोटे जो उनके नेमलेस बिना नाम के भुला दिए गए प्रेम है, करुणा के कार्य हैं, वो सबसे बेस्ट पोर्शन होता है। मतलब ये लाइनें हमें ये सिखाती है कि सच्ची जो महानता है वो रोज़मर्रा की छोटी छोटी अच्छाइयों में छिपा होती है। ऐसा नहीं है कि प्रसिद्धि या बड़ी उपलब्धियों में ही हो, छोटे छोटे, जैसे कहा जाता है ना, ठीक है, कहा जाता है ना, मतलब एक जो सच्ची महानता क्या होती है, जो आप छोटी छोटी अच्छाइयाँ जो रोज़मर्रा आप काम करते हो, छोटा छोटा अच्छा काम करते हो या सेवा कर देते हो, छोटी छोटी सेवाएं भी कर देते हो, तब भी वो बहुत अच्छी काम, जरूरी नहीं कोई प्रसिद्धि या बड़ी उपलब्धियों में ही करो, वह चीज़ें ये वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। ये लाइनें आपकी आती कहाँ पे हैं, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, हैमलेट की लाइन है, एक्ट 2 सीन 2 की लाइन है। स्पीकर कौन कहता है, पॉलोनियस कहता है, ठीक है। पॉलोनियस ये बात कहता है जब वो राजा को हैमलेट के पागलपन की रिपोर्ट दे रहा होता है, तब ये बात, मतलब विडंबना ये है कि वो स्वयं बहुत ज़्यादा बोलता है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी कि संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता की आत्मा है। इट मीन्स सच्ची चतुराई और प्रभावशीलता, कम शब्दों में अधिक कहना, जो बात कम में कही जाए वो क्लियर है, स्पष्ट है, वही सच्ची कुशलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब शेक्सपियर कह रहे हैं कि जो बात को कम शब्दों में समझा जा सकता है वही सच्ची बुद्धिमानी है। नेक्स्ट पे आएंगे, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड, यानी कि जो प्रेम होता है ना, शारीरिक आकर्षण से नहीं होता बल्कि मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव से होता है जो प्रेम होता है, ठीक है। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइन है, एक्ट 1 सीन 1 की लाइन है। स्पीकर कौन है, हेलेना कहती है, ठीक है। हेलेना यह बात उस समय कहती है जब वो अपने प्रेमी डेमेट्रियस के लिए तरसती है, क्योंकि ये डेमेट्रियस से प्यार करती है, और डेमेट्रियस किससे प्यार करता है, हर्मिया से, और हर्मिया किससे करती है, लाइजेंडर से कहती है। तो लाइजेंडर और हर्मिया एक दूसरे से करते हैं, लाइजेंडर और हर्मिया ये दोनों एक दूसरे से करते हैं, बट डेमेट्रियस किससे करता है, हर्मिया से, और जो हेलेना है वो डेमेट्रियस से करती है। तब वो ये बात कहती है, जो अब हर्मिया से, मतलब वो कहती है जो जिससे मैं प्रेम करती हूँ वो किससे करता है, हर्मिया से। तो हेलेना को ये समझ नहीं आता, वो कहती है क्या मैं हर्मिया से कम सुंदर हूँ, ठीक है। तब वो बात कहती है, फिर भी डेमेट्रियस उसे क्यों नहीं चाहता, मैं कम सुंदर तो हूँ नहीं, मैं ज़्यादा ही सुंदर हूँ, फिर भी डेमेट्रियस मुझे क्यों नहीं चाहता। तब ये बातें होती हैं, प्रेम आंखों से नहीं बल्कि मन से देखा जाता है। ये कोटेशन दिखाता है जो सच्चा प्रेम है ना, वो बाहरी रूप या सौंदर्य से नहीं होता बल्कि मन और आत्मा के जुड़ाव से होता है, ठीक है। तब यहाँ पे ये लाइनें आती हैं और हेलेना कहती है कि मैं कम सुंदर हूँ हर्मिया से, फिर क्यों डेमेट्रियस मुझसे प्यार करता है। What's in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet। तो ये लाइनें भी विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हैं, उनके प्ले हैं, उनकी ट्रेजेडी है, रोमांटिक ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट से, और एक्ट 2 सीन 2 की लाइन है, बालकनी सीन की लाइन है। ये स्पीकर कौन है, तो जूलियट है, ठीक है। स्पीकर कौन है, ये जूलियट है। क्या कहती है कि नाम का कोई विशेष महत्व नहीं होता, जिस तरह गुलाब किसी भी नाम से उतना ही सुगंधित रहेगा, उतना ही महकेगा, वैसे ही प्रेम का कोई मूल्य उसके नाम से नहीं होता। नाम में क्या रखा है, जिसे हम गुलाब कहते हैं वो किसी और नाम से भी उतनी ही अच्छी खुशबू देगा। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब कोई व्यक्ति हो गया, कोई किसी चीज़ का या व्यक्ति का असली मूल्य उसके गुणों में होता है, ना कि उसके नाम में। नाम तो केवल क्या है, बाहरी पहचान है, असली पहचान तो उसका स्वभाव है, ठीक है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट पे आएंगे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लूज द गुड वी ऑफ्ट माइट विन बाई फियरिंग टू अटेम्प्ट। विलियम शेक्सपियर की लाइन है, मेजर फॉर मेजर प्ले है, ठीक है। एंड एक्ट 2 सीन 4 की लाइन है। स्पीकर कौन है, लूसियो कहता है। ये आई थिंक इसाबेला से कहता है लूसियो, जब वो हार मान जाती है ना, कब कहता है, जब क्लॉडियो को बचाना रहता है, उसका भाई जो रहता है उसको बचाने के लिए, तो वहाँ पे वो हार मानती है उस समय। तो लूसियो इसाबेला से कहता है यदि वो प्रयास नहीं करेगी तो सफलता की संभावना खो देगी।
ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवर डाउट्स, बहुत अच्छा ये कोटेशन है, आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लूज द गुड वी ऑफ्ट माइट विन बाई फियरिंग टू अटेम्प्ट। मतलब हमारे जो डाउट्स हैं ना, वही हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, वही हमारे गद्दार हैं, जो हमें उसे अच्छे अवसर से वंचित कर देते हैं, जिसे हम सिर्फ प्रयास करने से पा सकते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम ही आपका देख लीजिए, जो एग्ज़ाम है, हमारे डाउट है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं पास होंगे, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा सोच कि हमसे भी अच्छे अच्छे बच्चे होंगे जो पूरी पूरी रात पढ़ते होंगे, 12-12, 13 घंटा, 14-15 घंटा पढ़ते होंगे, हम तो कुछ नहीं है, हम तो नहीं निकलेगा। ये सब डाउट है हमारे, ठीक है। तो हमें जब ये डाउट आता है ना, तो हम क्या करते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं, ट्राई करना छोड़ देते हैं। तो यही डाउट ही हमारे गद्दार हैं। और हम एक अच्छा अवसर हमको मिलने वाला है, हमको एग्ज़ाम निकलेगा तो हम एक अच्छा अवसर है, हम खो देते हैं। ये सोच सोच के हमसे नहीं निकलेगा, हमारे सामने बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, हम तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, हमसे नहीं। ये सब सोचना फिजूल की चीज़ें हैं। ये सिर्फ हमारे डाउट क्या हैं, हमें धोखा देते हैं। एक अच्छा अवसर पाने के लिए हम वंचित हो जाते हैं, जिसे सिर्फ हम थोड़ा सा प्रयास करते ना तो मिल जाता, ठीक है। तो ये कोटेशन बहुत बढ़िया है। शेक्सपियर ने कहा कि डर और आत्मसंदेह से हम प्रयास करने से रोकते हैं, जिससे हम सफलता के अवसर खो बैठते हैं। हमारे अंदर एक डर हो जाता है कि पता नहीं होगा कि नहीं, प्रयास करेंगे कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने बहुत दिग्गज हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो तो पढ़ते रहते हैं, हमारा कहाँ होगा, कुछ इस तरह। और ये सोच के हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है, वो हम खो देते हैं। तो क्या हुआ, हमारे डाउट्स ही तो हमारे ट्रेटर हो गए ना। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो लाइन ये आपके विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, उनके वर्क 12th नाइट से एक्ट 2 सीन 5 में है। स्पीकर कौन है, मालविलियो है। एक लेटर पढ़ता है, पढ़ते हुए एक लेटर उसको मिलता है, वो लेटर में ये लाइनें, वो लेटर पढ़ता है तो ये जो लाइनें हैं ये आती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, कुछ लोग महान पैदा होते हैं एंड कुछ महानता हासिल करते हैं, और कुछ पर महानता क्या होती है, थोपी जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं, यानी कि कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग महानता हासिल करते हैं, मीन्स वो अपने प्रयासों से महानता हासिल करते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, कुछ पर महानता थोपी जाती है, वो अपने परिस्थितियों के द्वारा महानता थोपी जाती है उन पर, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे एट टू ब्रूटे, इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन, एट टू ब्रूटे। तो ये विलियम शेक्सपियर से है एंड जूलियस सीजर से है, एक्ट 3 सीन 1 का है। स्पीकर हैं जूलियस सीजर ही बोलते हैं। जब सीजर को पता चलता है कि उनका जो प्रिय दोस्त है ब्रूटस भी उसकी हत्या में शामिल है, तो वो ये सीजर का आखिरी शब्द है, ठीक है। एट टू ब्रूटे, क्या तुम भी ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये विश्वासघात का एक सिंबल बन गया है। मतलब इसका भाव ये है कि सबसे गहरा आघात में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है, जब हम किसी हमारे नियर डियर से हमें धोखा मिलता है। ये अंतिम विश्वास टूटने की पीड़ा को दिखाता है। तो यहाँ पे उसका दोस्त रहता है सीजर का, और जब देखता है कि ये भी मार रहा है तो अब समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ये विलियम शेक्सपियर की लाइनें हैं एंड ये विलियम शेक्सपियर के प्ले का टाइटल भी है। टाइटल एंड थीम लाइन है ये। स्पीकर कोई नहीं है, ठीक है। ये एक लोकप्रिय आपका फ्रेज़ बोल सकते हो, पॉपुलर फ्रेज़ है, और ये इनके प्ले का टाइटल भी है, ठीक है। और इसमें जो कैरेक्टर हैं हेलेना और बर्ट्रम की जो जटिल कहानी है एक हैप्पी एंडिंग पर पहुंच जाती है, यानी कि अंत भला सब भला। मतलब इसका भाव ये है कि अगर कोई घटना हो गई, कोई यात्रा का अंत अच्छा होता है, तो रास्ते की जो कठिनाइयाँ हैं वो महत्वहीन हो जाती है। जैसे कोई झगड़ा फसाद हो जाता है तो मतलब लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो अब उसमें क्या होता है, लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाए तो बोला जाएगा अंत भला सब भला, चलो सब बातें भुला दिया जाए, क्या झगड़ा हुआ, कौन किसको बोला, कौन किसको गाली दिया, ये सारी चीज़ें हटा दो, क्योंकि अब सब क्या हो गया है, पुनः मेल मिलाप हो गया है, उस तरह कुछ। इट इज़ नॉट इन द स्टार्स डू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवर सेल्फ्स। बहुत अच्छी लाइन है ये भी, कुछ लाइनें हमें सीख देती हैं। इट इज़ नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवर सेल्फ्स। विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, जूलियस सीजर की लाइन है, एक्ट 1 सीन 2 की लाइन है। कैसियस बोलता है, ब्रूटस से बोलता है जब उसे मतलब उसको भड़काता है, यूँ बोलो भड़काता है।
कैसियस ब्रूटस से कहता है कि वो सीजर को रोक सकता है। मतलब तुम दोस्त हो, तुम सीजर को रोक सकते हो। वो कहता है कि भाग्य सितारों में नहीं, हमारे हाथों में होता है। हम कहते हैं ना हमारा भाग्य सितारों में है, हमारा भाग्य में लिखी होगी नौकरी तो हम पाएंगे, और यही भाग्य का भरोसे हम बैठ जाते हैं और मेहनत नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें समझाया जा रहा है कि हमारा भाग्य सितारों में नहीं है बल्कि हमारे हाथों में है। ठीक है, स्वयं पर। ये लाइनें हमें ये दिखाती है ना, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, अपने कर्म पर, अपने जो कर्म है ना, कर्मशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं, ना कि भाग्य, ना कि कोई ग्रह नक्षत्र। हम खुद स्वयं हैं अपने भविष्य के निर्माता हैं, और भाग्य पे नहीं रखना चाहिए कि हमारे भाग्य में ये चीज़ था, ये चीज़ था। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। कावर्ड डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। तो ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, जूलियस सीजर की लाइन है। एंड स्पीकर कौन है? जूलियस सीजर हैं। ठीक है, तो ये सीजर किसे कहते हैं? ये लाइनें कैलिफोर्निया से कहते हैं। कैलिफोर्निया कौन रहती हैं? कलिफोर्निया, ठीक है, कैली नहीं, कैलिफोर्निया इनकी वाइफ रहती हैं। और जब वह उसे मतलब ये कहती हैं, जो आने वाले खतरे से आगाह करती हैं कैलिफोर्निया इनको, सीजर को, कि आप मत जाइए, जाता है जब, तब वो कहता है कि डरपोक बार बार मौत का स्वाद चखते हैं लेकिन बहादुर केवल एक बार मरते हैं। तब ये लाइनें वो कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स इज आर अपॉन दैट स्टेज एंड देन हर्ड नो मोर। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? विलियम शेक्सपियर की लाइन है, मैकबेथ प्ले की लाइन है, एक्ट 5 सीन 5। इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आया भी है ये। एंड स्पीकर कौन है? अगेन मतलब मैकबेथ ही है। हाँ, यहाँ पे एक्ट 5 सीन 5 अपने याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? ये मैकबेथ की ही लाइन है। मैकबेथ ये कहता, कब कहता है? जब उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, और उसकी पत्नी की जब डेथ होती है तो उसको न्यूज़ मिलती है कि उसकी पत्नी की डेथ हो गई है। तब वो जीवन को वहाँ से वर्थलेस समझने लग जाता कि जीवन कुछ नहीं है, ये बस पल भर का है जीवन, आज है कल नहीं है। तब वहाँ पे ये लाइनें बोलता है कि जीवन एक चलती फिरती शाया है। एक गरीब अभिनेता जो स्टेज पर जाता है, अपने समय पर घबराहट और दिखावे में बिताता है, फिर कभी नहीं सुना जाता। तो ये लाइन भी वैसे निराशावाद और जीवन की क्षणिकता को दर्शाती है। जीवन एक नाटक की तरह है, थोड़ा समय मिलता है फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवन भी एक प्ले की तरह है। दिस अबव ऑल टू डाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। हैमलेट की लाइन है, एक्ट 1 सीन 3 की लाइन है। कहता कौन है? पॉलिनियस। किससे? अपने बेटे लियर्टीज को समझा रहा होता है, कि कह रहा होता है पॉलिनियस अपने बेटे लियर्टीज को, जब वो लियर्टीज पेरिस जा रहा होता है तब वहाँ पे वो सलाह देता है, कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि दिस अबव ऑल, सबसे बढ़कर, तुम जा तो रहे हो लेकिन सबसे, एक बात याद रखना, सबसे बढ़कर, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, अपने प्रति या अपने आप से सच्चे रहना। इसका अर्थ यह है कि अपने मूल्यों, अपनी आत्मा, अपनी अंतरा आत्मा के प्रति हमेशा ईमानदार रहना। अगर तुम खुद से झूठ नहीं बोलोगे ना तो जीवन में स्थिर और नैतिक बने रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। वी मे वॉट वी आर, ये मेरी फेवरेट लाइन है। वी नो वॉट वी आर बट नो नॉट वॉट वी मे बी। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है। तो ये लाइनें, ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, उनके प्ले हैमलेट से रिलेटेड है। एक्ट 4 सीन 5 की लाइन है। स्पीकर कौन है? ओफिलिया कहती है। ठीक है, स्पीकर कौन है? ओफिलिया कहती है। तो ये ओफिलिया मानसिक तनाव में होते हुए लाइन कहती है। वह हैमलेट के बदलते स्वभाव और जीवन की जो अनिश्चितताओं को लेकर परेशान है। तो वो कहती है कि हम जानते हैं, वी नो व्हाट वी आर, हम जानते हैं हम अभी क्या हैं, बट नो नॉट व्हाट वी मे, पर ये नहीं जानते कि हम आगे क्या बन सकते हैं। इट मीन्स मानव की संभावनाएं असीम है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है ना वो असीम है, एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होगी। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें, प्रेजेंट टाइम में देखें, प्रेजेंट टाइम से हम परिचित होते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम क्या बन सकते हैं इसकी कल्पना करना भी कठिन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें लाइनें हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। देयर इज़ अ नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं आपकी? विलियम शेक्सपियर से। हैमलेट, एक्ट 2 सीन 2। कहता कौन है? हैमलेट ही कहता है ये लाइनें। ठीक है, कौन कहता है? हैमलेट ही कहता है ये लाइनें, कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, सोच उसे वैसा बना देती है। मतलब जो हमारी मानसिक दृष्टिकोण की शक्ति को दिखा रहा है कि वस्तुएं, घटनाएं वैसी नहीं होती जैसे दिखती हैं, हमारा दृष्टिकोण ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है।
ठीक है, मतलब कुछ भी अच्छी चीज़, कुछ भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, सोच ही वैसा बना देती है। जैसी हमारी सोच है, जैसी हमारी कहते हैं ना यथा दृष्टि तथा सृष्टि, उसी तरह जैसा हम देखेंगे वैसे ही दुनिया हमको नज़र आएगी, वैसे ही सारी चीज़ें हमको नज़र आएगी। वो चीज़ें अच्छी बुरी नहीं होती, ये दुनिया अच्छी बुरी नहीं है, हमारी नज़रें जैसी हैं, हम जैसा देख रहे हैं वैसे हमको दिखेगी। लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू डू रॉन्ग टू नन, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो विलियम शेक्सपियर की लाइन है, ऑल्स वेल विलियम शेक्सपियर के किस प्ले की लाइन है? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल की लाइन है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की ही लाइन है। और कहता कौन है? ये समझा रही होती है काउंटेस जो होती है, वो हेलेना को समझा रही होती है, हेलेना को सलाह दे रही है। काउंटेस ये जीवन दर्शन हेलेना को सिखाती है, जो प्रेम और संबंधों की जटिलता को समझाने की कोशिश कर रही है। कि क्या कह रही है कि सबसे प्रेम करो लेकिन कुछ पर ही विश्वास करो। डू रॉन्ग टू नन, यानी किसी के साथ गलत मत करो। मतलब जो आपका आदर्श मानव व्यवहार को दिखाया जा रहा है कि सबसे सर्वव्यापी प्रेम करो, मतलब जीवन को ना एक बैलेंस फॉर्म में लेके चलो। यानी कि किसी से नफरत करना तो नफरतें करते रहो, ऐसा नहीं, एक बैलेंस फॉर्म में लेके चलो। नेक्स्ट पे आएंगे, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लेव। विलियम शेक्सपियर की लाइन है, टेम्पेस्ट प्ले की लाइन है, एक्ट 4 सीन फर्स्ट की लाइन है। स्पीकर कौन है? प्रॉस्पेरो कहता है, और ये विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की लाइन है। यहाँ पे कहता क्या है कि वी आर सच स्टफ्स अ ड्रीम आर मेड ऑन। तो ये प्रॉस्पेरो का एक दर्शनपूर्ण लाइन है। वो कहता है कि जब वो जीवन की मतलब जो अस्थायित्व है उस पर विचार करता है, तो वो कहता है कि वो मानता है कि सब कुछ नश्वर है, जीवन कुछ नहीं है। कहता है ना, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ, यानी कि हम उसी तत्व से सॉरी कह रहा है कि हम उसी तत्व से, उसी एलिमेंट से बने हैं जिसे सपने बनते हैं, और हमारा छोटा सा जीवन नींद से घिरा होता है। इसका भाव ये है कि जीवन एक सपना है, बहुत क्षणिक है, बहुत मोमेंटम है, सुंदर तो है लेकिन अस्थायी है, कब ख़त्म हो जाए कुछ पता नहीं है, और इवेंचुअली सब कुछ नींद में विलीन हो जाता है। जैसे सपना होता है नींद में विलीन हो जाता है, वैसे जीवन भी है। जब हमारी डेथ आती है ना, मौत आती है, तो सब कुछ जीवन भी मौत में विलीन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, 100 कोटेशन है इसमें। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे पोएट्री। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये लाइनें आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं। पहले इसका मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी, देन इसका क्वेश्चन लेके आऊँगी, देखते हैं फिर कितना आप सही करते हो। ठीक है, आज तो थ्योरी क्लास रहेगी ये पूरा कोटेशन का, लेकिन एक दिन लेके आऊँगी इसका पूरा 100 क्वेश्चन का, सिर्फ आपका कोटेशन का क्वेश्चन। विलियम वर्ड्सवर्थ का है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स की लाइनें हैं। प्रोज प्रीफेस है, 1802 का जो वर्जन है, और ऑथोरियल स्टेटमेंट है इनका, तो ये याद रखना। प्रीफेस टू ये 1800 आता है, ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसी में ये लाइनें आई हैं, और ये लाइनें वर्ड्सवर्थ अपनी कविताओं के सिद्धांत को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, जहाँ वो कविता को केवल शैली या तुकबंदी नहीं समझते हैं। हम तो कविता पढ़ते हैं ना कि हाँ शैली है, मतलब राइम कर रही है एक दूसरे से, किस में लिखी गई है, कौन सा मीटर यूज़ हुआ है, ये पढ़ते हैं। इनका कहने का मतलब कविता सिर्फ मीटर या राइम नहीं है, वो मत देखो, बल्कि कविता क्या है, जो नेचर है, जो मतलब जो राइटर है ना, उसके गहरे भाव हैं, गहरे इमोशंस हैं। यहाँ पे वही चीज़ वो कह रहे हैं, कविता शक्तिशाली भावनाओं का एक स्वतः प्रवाह है। हमारे अंदर जो भी, मतलब एक राइटर के अंदर जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं ना, वो कविता में डाल देते हैं। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ ने कविता को मन और आत्मा की गहराई से उत्पन्न होने वाली जो भावना बताया है। जैसे हम किसी पुराने भाव को शांत चित्त से याद करते हैं, वो कविता के रूप में प्रकट हो जाता है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। ये लाइनें आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है, उनके वर्क द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस से है, सोनेट है ये, पोएम है, सोनेट 1807 में पब्लिश कराया गया है। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ बहुत जो आधुनिक सभ्यता है, सभ्यता की जो भौतिकवादी प्रवृत्ति से बहुत दुखी हैं। जो आजकल की जो भौतिकवादी लोग किस में बिजी हैं, कमाने और खाने में। दुनिया क्या कह रहे हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, मतलब दुनिया हम पर बहुत भावी हो चुकी है। हम केवल क्या कर रहे हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम केवल कमा रहे हैं और खर्च करने में लगे रहते हैं, और अपनी शक्तियों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। मतलब जो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हुए हम अपनी आत्मिक शक्तियाँ और नेचर से जुड़ाव खो चुके हैं, नेचर से हम बहुत दूर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ें कही हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ योर थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है,
तो ये भी आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम की लाइन है? टेबल टर्न की पोएम फ्रॉम लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, तो ये लिरिकल बैलेड्स किस मतलब लिरिकल बैलेड्स में आई थी टेबल टर्न, ये याद रखना, पोएम फ्रॉम लिरिकल बैलेड्स। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ अपने दोस्त, अच्छा इसमें इन्होंने एक अपने दोस्त की बात की है, मैथ्यू से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम किताबों को छोड़ दो, किताबें छोड़ के तुम नेचर की तरफ आओ। अपने दोस्त से वो कहते हैं किताबें पढ़ने के बजाय बाहर आओ, बाहर आकर नेचर से सीखो, क्योंकि वही सबसे सच्चा शिक्षक है। कौन? नेचर। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, बाहर आओ, चीज़ों के प्रकाश में आओ, एंड लेट नेचर बी योर टीचर, और टीचर को अपना शिक्षक बनाओ, अपना गुरु बनाओ। कहने का मतलब है नेचर केवल सुंदरता का स्रोत नहीं है कि हाँ कितना ब्यूटी है, हम ब्यूटी देखते हैं नेचर में, अगर हम रियलिटी अगर दिल से नेचर से जुड़े हैं तो नेचर जीवन का शिक्षक भी है। नेचर में हमें शांति, गहराई, सच्चा ज्ञान छिपा है जिसे हम अनुभव से सीख सकते हैं। भाई वही सीख सकता है जो बहुत दिल से जुड़ा हो नेचर से, लाइक वर्ड्सवर्थ। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो जॉन मिल्टन की लाइन है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट की लाइन है, सोनेट है 19, इसे 16 भी कहा जाता है, ये याद रखना है, सोनेट 16 भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसका दूसरा नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है ये। ठीक है, तो कई नाम है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी याद रखना है, सोनेट 19 भी याद रखना है, सोनेट 16 भी याद रखना है, और ये इसकी फर्स्ट लाइन है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ये फर्स्ट लाइन है। तो पहले लोग यही करते थे, पहले के राइटर पोएम की फर्स्ट लाइन को ही टाइटल बना दिया करते थे। ठीक है, 1761 में थॉमस न्यूटन ने ये वाला टाइटल दिया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। खैर हम आगे नहीं जाएंगे, अब आते हैं यहाँ पे कह क्या रहे हैं मिल्टन कि दे ऑल्सो सब हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। मतलब ये लाइनें क्या बताती हैं कि सक्रिय कर्म ही सेवा होती है। ठीक है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं तो वो भी सेवा करते हैं। मतलब जो इंसान खड़ा होकर सेवा मतलब प्रतीक्षा कर रहा है वो भी सेवा करते हैं। जरूरी नहीं कि हर कार्य सेवा ज़रूरी हो, मतलब हर कार्य रूप में सेवा ज़रूरी हो, धैर्य भी एक महान सेवा होती है। तो ये लाइनें यही बताती। मिल्टन मानते हैं कि जो अपनी सीमाओं के बावजूद ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं वो भी ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ईश्वर ने हमें तकलीफ़ दे दिया और हमने क्या किया, हम कुछ भी बोलने लगे या फिर तकलीफ़ में हैं। ओके, तो यहाँ पे सेवा करने का मतलब यही हुआ कि जैसे ऊपर वाले ने हमें तकलीफ़ दे दिया तो हमें उस समय भी धैर्य बना के रखना है, शुक्र अदा करना है। ठीक है, कि हाँ आप जिस भी हाल में रखें। ठीक है, तो वहाँ ये भी एक प्रकार का सेवा है। ये नहीं कि आप नमाज़ पढ़ें या फिर आप पूजा करें तब भी वही सेवा है, ये भी एक प्रकार का सेवा है। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फोर। ठीक है, तो हु ओवरकम्स बाय फोर्स मतलब जो बल से जीतता है, हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फोर, मतलब यहाँ पे जो केवल बल से जीतता है वह अपने दुश्मन को आधा ही हराया है। सच्ची जीत मानसिक और नैतिक होती है, ऐसा किसने कहा? जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, बुक 6 की लाइन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जॉन मिल्टन ने कहा है, ये ध्यान रखना है कि जो बल से जीतता है उसने अपने क्या किया है, अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को केवल आधा ही पराजय किया है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब वास्तविक विजय मन और आत्मा की होती है, न कि केवल बाहरी युद्ध का। तो बल से मिला हुआ जो आपका विजय होती है ना, वो अस्थायी होती है जब तक आप किसी को मानसिक या नैतिक रूप से पराजित ना कर दो। लॉन्ग इज द वे, अब इतना नहीं है कि मैं एक लाइन को बहुत अच्छे से समझा दूँ, समझाती बट बहुत ज़्यादा कोटेशन है इसलिए मैं उतना ही समझा पा रही हूँ जितना आपको समझ में आ जाए। लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू लाइट। तो ये भी जॉन मिल्टन से रिलेटेड है, पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, बुक 2 की लाइन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे शैतान और उनके साथी जो आपके हेल में पराजित होकर इस विचार में लगे हैं कि फिर से प्रकाश यानी कि फिर से स्वर्ग तक पहुँचने का रास्ता लंबा और कठिन हो गया है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नर्क से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता लंबा और कठिन हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि पतन के बाद दोबारा से रिवाइव का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है ना, वो कठिन होता है लेकिन संभव है। यानी कि दोबारा से फिर जैसे हार हो गई एक बार, शैतान ही बोलता होगा ये लाइनें, हार हो गई, हार के बाद फिर से उठना जगना, फिर जाके लड़ाई करना, तो ये काफ़ी चीज़ें हो जाती है ना, बहुत लंबा हो गया फिर से। सॉलिट्यूड समटाइम इज़ बेस्ट सोसाइटी, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सॉलिट्यूड समटाइम इज़ बेस्ट सोसाइटी।
मतलब कभी कभी अकेलापन ना सबसे अच्छी संगति होती है। और यहाँ पे जो लाइनें हैं ये आपकी जॉन मिल्टन से रिलेटेड है। पैराडाइज लॉस्ट के बुक 9 की लाइन है। स्पीकर कौन है? सैटर्न नहीं है, ये एडम है। ठीक है, सैटर्न नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये एडम है। कभी कभी जो एकांत है वो सबसे अच्छी संगति होती है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि भीड़ और शोर शराबे से दूर होकर जब हम स्वयं के साथ होते हैं तो सच्चा आत्मबोध उस समय हमको होता है। अगर हम अकेले में रहते हैं ना, तो अकेले में आत्म मंथन और मानसिक शांति का माध्यम होता है जो अकेलापन होता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। वंस आइज आर वॉट वन इज़, वंस माउथ इज़ वॉट वन बिकम्स। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? गॉल्सवर्दी ने कहा है, इतना ही जान ले बहुत काफ़ी है। फोर साइड सागा का लाइन है और जॉन गॉल्सवर्दी कहते हैं ये लाइनें कि आंखें वह बताती है जो हम होते हैं और मुंह वह दर्शाता है जो हम बनते हैं। इट मीन्स हमारी आंखें क्या करती है? हमारे अंतर मन की सच्चाई दिखाती है और हमारे जो शब्द हैं, हमारी जो वाणी है, उससे हमारा भविष्य और व्यक्तित्व आकार लेता है। समझ में आया ना कि आंखें क्या करती है? हमारे वर्तमान स्वभाव को दिखाती है, लेकिन मुंह यानी कि हमारी वाणी वो और हमारे कार्य वो हमें भविष्य में क्या बनाएंगे ये तय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। द बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स ऑफ ऑल ह्यूमन अंडरटेकिंग्स आर अनटाइडी। तो ये भी आपके गॉल्सवर्दी का ही वर्क है और जनरल वर्क ऐसे स्टाइल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब वो लोग कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट दिए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट वर्क रहेगा वो मैं बता दूंगी कि किस वर्क की लाइन है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ ऑल ह्यूमन अंडरटेकिंग्स आर अनटाइडी, यानी कि हर मानव प्रयास की शुरुआत और अंत अव्यवस्थित होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये लाइन क्या दिखा रहा है कि जीवन की जो वास्तविकता है और जटिलता को स्वीकार करना चाहिए। गॉल्सवर्दी का मानना है कि कोई भी काम पूरी तरह से सुव्यवस्थित रूप से ना तो शुरू होता है ना ही समाप्त होता है। इसमें हमेशा भावनाएं, संकोच और परिस्थितियों की उलझनें होती हैं। जैसे हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तब भी हम बहुत सोचेंगे, हमारी भावनाएं जुड़े रहेंगी, बहुत हम सोचते हैं, हमारी परिस्थितियाँ एकदम अलग ही रहेंगी, और जब हम एंड करेंगे उस काम को तब भी वही रहेगा। ये कहने का मतलब इनका है। आइडियलिज्म इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वंस डिस्टेंस फ्रॉम द प्रॉब्लम। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं आपकी? मतलब ये लाइनें किससे जुड़ी हुई हैं? जॉन गॉल्सवर्दी के सटारिकल ऑब्जर्वेशन है उनका। तो ये ध्यान रखना है। जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म मीन्स आदर्शवाद। आदर्शवाद समस्या से दूरी के अनुपात में बढ़ता है। मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति किसी समस्या से दूर होता है ना, तो उसे उस पर उच्च नैतिकता और आदर्श की बातें करना आसान लगता है। ठीक है, लेकिन जब वही व्यक्ति खुद उस परिस्थिति में होता है तो आदर्शों को निभाना कठिन हो जाता है। मतलब जैसे मैं कोई चीज़ आपको सलाह दे रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए या पढ़ना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं सोचना। मैं समझा रही हूँ क्योंकि आप मुसीबत में हो तो मैं आपकी तकलीफ़ नहीं समझ पा रही हूँ, मैं बस आपको सलाह दे रही हूँ, जैसे सलाह दिया जा रहा है। तो अपने मन में मैं हाँ सलाह देना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पालन करना कितना है। अब वही चीज़ मुझ पे अगर आ जाए तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुझ पे आ जाए वही परिस्थिति, तो शायद मैं भी वही काम करूँ जो मैं आज समझा रही हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति किसी समस्या से दूर होता है तो उसे उस पर उच्च नैतिकता और आदर्श की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वही व्यक्ति उसी स्थिति में आ जाता है, खुद उसी स्थिति में आ जाएगा, तब कितना कठिन होता है उस आदर्शों को निभाना जो हम दूसरों को सिखाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ कोट्स ज़्यादा हैं। अ मैन इज़ द सम ऑफ हिज एक्शंस ऑफ वॉट ही हैज़ डन ऑफ वॉट ही कैन डू नथिंग एल्स। तो गॉल्सवर्दी से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपके गॉल्सवर्दी ने कहा है कि एक आदमी उसके कर्मों का योगफल होता है, उसने क्या किया, क्या कर सकता, बस वही। तो ये लाइनें हमें ये दिखाती है कि व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं होती है। ठीक है, व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? उसके कर्मों से होनी चाहिए, उसके एक्शन से होनी चाहिए। ठीक है, आदमी की जो मूल्य है ना, उसकी योग्यता और कार्यों से मापा जाता है, ना कि उसके दिखावे से। यूथ इज़ द टाइम फॉर ड्रीम्स एंड एज इज़ द टाइम फॉर मेमोरीज। ये भी गॉल्सवर्दी की ही लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जॉन गॉल्सवर्दी और इतना याद रखना है कि गॉल्सवर्दी सी लाइन है कि जो युवा अवस्था होता है, जो यूथ होता है ना, वो सपनों का समय होता है, अब बुढ़ापा सिर्फ यादों का। तो यहाँ पे गॉल्सवर्दी ने जीवन के 2 स्टेज को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। क्या कहा है कि जब हम जवान होते हैं ना, जब हम जवान होते हैं तो हमारे पास आशाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, भविष्य के लिए बहुत सारी योजनाएं होती हैं। लेकिन जब हम क्या हो जाते हैं, ओल्ड एज में आ जाते हैं,
जब हम ओल्ड एज में, जब हम वृद्ध होते हैं, तो वही सपने यादों में बदल जाते हैं। तो हम उन्हीं यादों को, मतलब उन्हीं यादों के रूप में संजोते हैं उसी सपनों को। ठीक है, तो यही चीज़ है, मतलब ये विकास और अनुभव का एक चक्र दर्शाता है कि यूथ में क्या था, बुढ़ापे में क्या था। तो ये याद रखना है, जो यूथ है वो सपनों का समय होता है, बुढ़ापा यादों का। द पेन ऑफ पार्टिंग इज़ नथिंग कंपेयर टू द जॉय ऑफ मीटिंग अगेन। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं ये भी बताना है। तो ये लाइनें भी गोल्सवर्दी से रिलेटेड है। ये याद रखना है कि बिछड़ने का दुख उस मिलन की खुशी के आगे कुछ नहीं जो फिर से होने वाला है। कहीं ना कहीं ये लाइनें आपको किस चीज़ की याद दिला रही है, रोमियो एंड जूलियट की ना, जूलियट जो बोलती है, तो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा कि वहाँ पे भी वो लाइनें वो बोलती है, कुछ ऐसा ही लाइनें रहती हैं। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि बिछड़ने का जो दुख है उस मिलन की खुशी के आगे कुछ नहीं जो फिर से मिलन होने वाला है। ठीक है, यानी कि गोल्सवर्दी के अनुसार बिछड़ने का दर्द जो होता है ना वो अस्थायी होता है, लेकिन जब दोबारा मिलने की जो खुशी होती है ना वो बहुत गहरी और कभी ना भूलने वाली यादें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, लाइफ कॉज द ट्यून वी डांस। जॉन गोल्सवर्दी से ये भी रिलेटेड है, याद रखना है। पूछा जाएगा तो बस राइटर ही पूछा जाएगा। ओके, जॉन गोल्सवर्दी का ये कोट है कि जो संगीत है वो जीवन बजाता है और हम उसी पर डांस करते हैं। जो संगीत है मतलब जीवन क्या है, एक नियंत्रक है, एक निर्देशक के रूप में देखा गया है उन्होंने। गोल्सवर्दी बताते हैं कि मनुष्य अपने जीवन की परिस्थितियों का नियंत्रक नहीं है बल्कि प्रतिक्रियाशील पात्र होता है। जैसे 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 जीवन में घटनाएं होती हैं हम उसी अनुरूप चलते हैं, यानी जीवन की धुन पर नाचना ही हमारा भाग्य है। जैसे जैसे जीवन में होता है वैसे वैसे हम उसी पर चलते हैं। ठीक है, तो जीवन से यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन की है जो संगीत को। टू बी वॉट वी आर एंड टू बिकम वॉट वी आर केपेबल ऑफ बिकमिंग इज़ द ओनली एंड ऑफ लाइफ। तो ये भी जॉन गोल्सवर्दी से रिलेटेड है। जॉन गोल्सवर्दी का ही कोट है कि जो हम हैं, टू बी वॉट वी आर, जो हम हैं, एंड टू बिकम वॉट वी आर केपेबल ऑफ बिकमिंग, वही बने रहना, द इज़ द ओनली एंड ऑफ लाइफ, वही बने रहना जो हम बन सकते हैं या उसे प्राप्त करना, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मतलब ये लाइनें क्या कह रही है, आत्मविकास की बात कर रही हैं। मतलब जो सच्ची पहचान है या संभावनाओं को स्वीकार करने में उन्हें विकसित करने का संदेश दें, यानी कि जीवन का जो लक्ष्य है ना वो केवल अस्तित्व नहीं है बल्कि पूर्ण क्षमता तक पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, प्लेन लिविंग एंड हाइड थिंकिंग आर नो मोर। तो ये लाइनें भी बताना है, ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, अरे ये लाइनें किससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, प्लेन बहुत, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाई, मतलब हाई थिंकिंग, अरे वो बोलते हैं ना, यहाँ पे एक लाइन है ना, होती है ना सिंपल लिविंग, है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बोलते हैं। तो उसी जगह पे यहाँ पे प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग आर नो मोर। अब कहाँ रह गए, ये विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ उनका जो वर्क है रिटन इन लंदन सितंबर 1802, इसमें उसकी लाइन है, ये ध्यान रखना है। यानी इनका कहना ये है कि सादा जीवन और उच्च विचार अब नहीं रहे हैं। लोग तो कहते हैं ना कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अब ये चीज़ें नहीं रही हैं इस पाखंड दुनिया में। इंग्लैंड की ये एक कटाक्ष है, ये एक सटायर है, इंग्लैंड की उस सांस्कृतिक और नैतिक दिशा पर एक सटायर है जो भौतिकवाद की ओर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ को लगता है कि सरलता और आदर्शवाद जैसे मूल्य अब लुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। अब ये कहाँ मिलेगा, वो इन्वोक कर रहे हैं कि दोबारा से ये मिले, अब लोगों के अंदर ये चीज़ें आएँ। ठीक है, तो ये इनके वर्क है, ये ध्यान रखना है। जहाँ पे है वहाँ पे मैंने रखा है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे आएंगे, वी कैन फीड दिस माइंड ऑफ आर्स इन अ वॉइस पैसिवनेस। ठीक है, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है, एक्सपोचुलेशन एंड रिप्लाई की लाइन है, ये ध्यान रखना है। हम अपने मन को एक बुद्धिमत्तापूर्ण निष्क्रियता में पोषित कर सकते हैं। मतलब वर्ड्सवर्थ यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमेशा सक्रिय रहना या तर्क करना ही सीखने का एकमात्र तरीका नहीं है, कि हम हमेशा सक्रिय रहें या हमेशा तर्क करें वही हम सीख रहे हैं। कभी कभी शांत रह कर भी, नेचर में जीवन को महसूस करते हुए भी हम गहरे ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यानी कभी कभी हम शांत रहकर भी जीवन को सीख सकते हैं, ज्ञान सीख सकते हैं, नेचर में भी रहकर सीख सकते हैं। लेट नेचर बी योर टीचर, मतलब नेचर को अपना टीचर बनाओ, प्रकृति को अपना गुरु बनाओ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ है, टेबल टर्न की लाइन है ये। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज की आत्मा को दिखा रहे हैं। वो मानते हैं कि जो नेचर है वो सच्चा ज्ञान देती है, जो किताबों से अधिक प्रभावी होती है, जीवन से जुड़ी होती है। यहाँ वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ, ये जो किताबें हैं ना, कृत्रिम ज्ञान के बजाय प्राकृतिक अनुभव से सीखो, किताबों को छोड़ो। किताबें क्या हैं, केवल बैरन लीव्स हैं।
नेक्स्ट पे आएंगे द आई इट कैन नॉट चूज बट सी, वी कैन नॉट बिड द ईयर बी स्टिल, आवर बॉडीज फील वेर एवर दे बी अगेंस्ट आर विथ आर विल। तो ये भी आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है, लिरिकल बैलेट्स की लाइन है, ये ध्यान है। आंखें देखे बिना नहीं रह सकती, हम कानों को चुप नहीं करा सकते, हमारा शरीर जहाँ भी हो कुछ ना कुछ अनुभव करता रहता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ यहाँ पे इस कोटेशन के जरिए ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है और उसकी जो इंद्रियां है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ अनुभव करती रहती है, अनुभव का ग्रहण करती रहती है, भले ही वो जानबूझकर कुछ ना करना चाहे। मतलब हमारी जो इंद्रियां है ना, हम नहीं भी करना चाहेंगे लेकिन तभी सुन लेगी कोई चीज़ हम देखना भी नहीं चाहेंगे लेकिन देख लेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे अवर बर्थ इज़ अ बट अ स्लिप एंड फॉरगेटिंग, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो ये आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। कहाँ की लाइन है? वो इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। इसका प्ले का भी याद कर लेना है कि हमारा जन्म केवल एक नींद और याद है, विस्मरण है और कुछ नहीं है। वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि जो मनुष्य आत्मा के रूप में दिव्य होता है ना, जब वह इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह अपनी आत्मिक स्मृतियों को भूल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे Though nothing can bring back the hour of splendor in the grass, of glory in the flower, we will grieve not, rather find strength in what remains behind। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी की लाइन है ये भी, तो याद रखना है इसको भी। ठीक है, कहा जा रहा है कि दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आर, हालांकि कुछ भी वापस नहीं ला जा सकता, ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास, चाहे वो घास की भव्यता हो गई, ऑफ ग्लोरी इन द फ्लावर, चाहे वो फूल की शोभा हो गई, वी विल ग्रीव नॉट, रादर फाइंड स्ट्रेंथ इन वॉट रिमेन्स फाइंड। अब वो समय हम दोबारा नहीं ला सकते जो पास्ट में बीत चुका है, तो हम शोक नहीं करेंगे, भले ही वो बीत चुका है, हमको आज प्रेजेंट में उसका शोक नहीं मनाना है, बल्कि जो पीछे बचा है उसमें शक्ति खोजेंगे हम। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ यही कह रहे हैं कि जो जीवन है बहुत मोमेंटम है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि खूबसूरत जो लम्हे होते हैं ना, वो लौट कर नहीं आते, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें उनके जाने का शोक नहीं करना चाहिए। जो खूबसूरत लम्हे हैं ना, उसको याद करो, लेकिन उसके जाने का गम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बीते हुए यादों से प्रेरणा और शक्ति लेनी चाहिए, ये बता रहे हैं यहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास, अब वो घास की भव्यता मैं नहीं ला सकता, या वो फूलों की शान नहीं ला सकता, ग्लोरी नहीं ला सकता। ठीक है, 50 हमने पार कर लिया है, 50 और है। नेक्स्ट वन पे आएंगे ही दैट हैज़ लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट मे सिट, ठीक है, आई दी सेंटर एंड एंजॉय ब्राइट डे। तो ये लाइनें जॉन मिल्टन से रिलेटेड है, उनके किस वर्क से? कॉमर्स। ये एक मास्क है, यहाँ से लाइनें हैं। तो मिल्टन इन लाइनों के ज़रिए वो कह रहे हैं कि सच्चा जो प्रकाश है बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, जो सच्चा प्रकाश होता है। यदि किसी व्यक्ति के अंतर आत्मा शुद्ध ही नहीं रही, ज्ञानपूर्ण नहीं रही, तो वह अंधेरा मुश्किलों से घिरा होने पर भी आत्मिक प्रकाश में आनंदित रह सकता है। मतलब वही चीज़ है यहाँ पे कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंतर आत्मा से शुद्ध नहीं रहेगा, ज्ञानपूर्ण नहीं रहेगा, अगर वो है शुद्ध है अपने अंदर से, ज्ञानपूर्ण है, तो अगर वो रियलिटी में अंधेरे में रहेगा ना, या मुश्किलों से घिरा रहेगा, तब भी वो अंदर से आनंदित रहता है। कहने का मतलब ये है, यानी कि अंदर से आपको होना चाहिए, हृदय से आपको आत्म प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, ये कॉमर्स की लाइन है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे टू बी ब्लाइंड इज़ नॉट माइजरेबल, नॉट टू बी एबल टू बियर ब्लाइंडनेस दैट इज़ माइजरेबल। तो ये बताना है ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। टू बी ब्लाइंड इज़ नॉट, ठीक है, तो ये भी जॉन मिल्टन से रिलेटेड है, ये याद रखना है। जॉन मिल्टन ने ही कहा है कि अंधा होना दुख की बात नहीं है, बल्कि अंधापन सहने में असमर्थ होना वास्तव में दुख की बात है, ये कह रहे हैं। मतलब मिल्टन का कहना है, जिन्होंने स्वयं अपनी दृष्टि तो खो दी है मिल्टन की, और वो ये महान विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि शारीरिक कमजोरी दुखद नहीं है, बल्कि यदि हम मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाए ना, तो उस स्थिति को स्वीकार नहीं अगर कर पाते हैं, तो वो असली पीड़ा यही है। ठीक है, तो यानी कि हमें मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे भले हमारे शरीर में कुछ भी हो जाए हमारे शरीर को, लेकिन मानसिक रूप से, जैसे हम बीमार रहते हैं ना, तो अंदर ही अंदर अगर हम कहें कि नहीं मुझे ठीक होना है, तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही नहीं, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, या फिर अजीब अजीब से ख्यालात या फिर विचार आने लग जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, और आपकी तबीयत, मतलब और किसी की तबीयत खराब होने लग जाएगी, जिसकी भी तबीयत खराब होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, तबीयत खराब होने लग जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, ट्रूथ नेवर कम्स इनटू द वर्ल्ड बट लाइक अ बास्टर्ड टू द इग्नोमिनी ऑफ हिम दैट ब्रॉट हर बर्थ। तो जॉन मिल्टन से ये लिया गया है, जॉन मिल्टन ही रिलेटेड है इनसे।
ये जॉन मिल्टन का ही कोट है कि जो सत्य है ना वो कभी कभी वैध के रूप में संसार में नहीं आता, बल्कि एक नाजायज संतान की तरह आता है जो सच होता है, और उसके जनक को बहुत अपमान सहना पड़ता है। यहाँ पे वो एक सटायर कर रहे हैं किस पे, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं पर, जो अक्सर सच्चाई को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। यानी कि जब कोई सच्चाई प्रकट करता है, सच्चाई बताता है, तो वो सबसे पहले उसे अस्वीकार करते हैं और अपमानित करते हैं। तब ये बात उन्होंने कही है कि जो ये विचार है कि सत्य की जो क्रांतिकारी है वो अस्वीकार है, यानी कि सत्य को जल्दी कोई स्वीकार नहीं करता। बेचारा सत्य क्या है, वो वैध के रूप में कभी जन्म ही नहीं लिया है, अवैध है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट्स पास्ट इज प्रोलॉग। तो ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है एंड टेम्पेस्ट की लाइन है। विलियम शेक्सपियर की लाइन उनके वर्क टेम्पेस्ट की लाइन है, और ये बोलता कौन है, तो आई थिंक प्रॉस्पेरो बोलता है। अच्छी लाइन है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है, जो बीत गया, यानी कि व्हाट्स पास्ट इज प्रोलॉग, जो बीत गया वो बस एक प्रोलॉग था, वो तो बस एक भूमिका थी, कहानी तो अब शुरू होने वाली है। शेक्सपियर यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो अतीत है ना वो भविष्य की तैयारी है, ठीक है। जो अभी जो कुछ हुआ है, मतलब जो कुछ भी हुआ है वो केवल उस कहानी की प्रस्तावना है जो आगे लिखी जानी है। यानी कि पास्ट क्या है, पास्ट एक प्रोलॉग है। जब जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है तो प्रोलॉग एक स्पीच दी जाती है ना आगे की कहानी बताने के लिए। उसी तरह हमारा पास्ट भी, हमारे जीवन में पास्ट क्या है, एक प्रोलॉग की तरह है, फ्यूचर है हमारा कहानी, ठीक है, ये याद रखना है। व्हेन सॉरो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस। ये बहुत अच्छी लाइन है और विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। उनके किस वर्क की लाइन है, हैमलेट की लाइन है। कहता कौन है, तो क्लॉडियस कहता है, ये ध्यान रखना है, क्लॉडियस कहता है, ठीक है। मतलब जब दुख आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, जब परेशानियां आती हैं तो अकेले नहीं आती हैं, पूरी सेनाओं के साथ आती हैं। यानी कि मीन्स चारों, जब अगर परेशानी आती है तो चारों तरफ से आएगी, कठिनाइयाँ अक्सर एक साथ आती हैं। तो ये हैमलेट, तो यहाँ पे ये क्लॉडियस कहता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, गिव एवरी पोर्सन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। अब ये लाइन कौन कह रहा है कि मतलब सभी की बात सुनो लेकिन बट फ्यू दाई वॉइस। ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, हैमलेट की लाइन है। आई थिंक ये पोलोनियस कहता है। हाँ, पोलोनियस का ये फेमस उपदेश है, बेचारा उपदेश दे रहा है कि हर आदमी को क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन बट फ्यू दाई वॉइस, लेकिन बहुत कम को अपनी आवाज़ दो, मतलब कम बोलना चाहिए। पोलोनियस का ये फेमस उपदेश है जिसमें वो कहता है कि हम सबकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन बोलने में संयम बरतना चाहिए, और वो खुद ही बोलता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगर हम कम बोलते हैं तो समझ लो हम अधिक समझने वाले बनते हैं। कहने का मतलब वो समझा रहा है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो ये लाइनें भी आपकी विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। उनके किस वर्क के, 12th नाइट के। बोलता कौन है, ड्यूक ऑर्सिनो, ठीक है, ड्यूक ऑर्सिनो बोलता है ये लाइनें। यदि संगीत प्रेम का भोजन है, प्रेम का आहार है, तो इसे बजाते रहो। तो ये ऑर्सिनो ही है जो प्रेम में डूबा हुआ है। वो मानता है कि जो संगीत है ना वो प्रेम का पोषण है, यानी संगीत ही प्रेम को पोषण दे रहा है। यानी कि हम गाना सुनेंगे तो हम अपने प्रेम में और खो जाएंगे, तो पोषण ही दे रहा है ना। वो चाहते हैं कि संगीत चलता रहे ताकि उसका प्रेम भी बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं है। तो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। उनके किस वर्क के, मर्चेंट ऑफ वेनिस से रिलेटेड है। अच्छा, ये आती कहाँ पे है, तो ये याद रखना है, जो फर्स्ट कास्केट मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को जो चूज करता है ना, जो गोल्ड कास्केट, ठीक है, ये गोल्ड कास्केट के अंदर रहता है। जब वो खोलता है तो यही लिखा रहता है, ठीक है, उसके अंदर रहता है, ऊपर की बात नहीं कर रही मैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कोर्स ऑफ ट्रू लव। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, मतलब जो मैंने समझा दिया ना इसकी हिंदी, जो मतलब जो कुछ चमकता है वो सोना नहीं होता है। यहाँ पे वो शेक्सपियर बता, हर बाहरी चमक या सुंदरता विश्वास के लायक नहीं होती। मतलब हमें केवल बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि असली मूल्य और सत्य को भीतर से पहचानना चाहिए, ये मतलब होता है। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। तो ये लाइनें भी आपकी विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। उनके किस वर्क से है, तो मिडसमर नाइट ड्रीम से रिलेटेड है। लाइन कहता कौन है, तो लाइजेंडर कहता है, ठीक है। सच्चे प्रेम के जो रास्ता होता है कभी सीधा और सरल नहीं होता। तो लाइजेंडर द्वारा कहता है, जब वो प्रेम की कठिनाइयों के बारे में जब उसे पता चलता है कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, भागना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, तो ये लाइनें वो कहता है, दिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा किससे भरा होता है, संघर्षों से भरा होता है, बाधाओं से, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे, चुनौतियों से होकर गुजरता है जो सच्चा प्रेम होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, कॉन्सेंस डोथ मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं ये बताना है।
कॉन्सेंस डोथ मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो अंतर आत्मा होती है, जो कॉन्सेंस होती है, वो हमें क्या कर देती है, कावर्ड्स बना देती है, कायर बना देती है। तो ये विलियम शेक्सपियर से हैमलेट की लाइन है, ठीक है। मतलब वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक हैमलेट बोलता है, मुझे पूरा तरह से यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, इसलिए ये हैमलेट प्ले की लाइन है एंड विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, ये याद रखना है। मतलब जब हम किसी काम को नैतिक पक्ष पर ज़्यादा सोचते हैं ना, तो अक्सर डर पछतावे की भावना से उस कार्य को करने का साहस खो बैठते हैं। तो अंतरात्मा हमें डराती है। अगर कोई चीज़ को हम सोचने ज़्यादा लग जाते हैं कि उसका जो कॉज एंड इफेक्ट या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस सोचने लग जाते हैं, तो फिर हम उस काम को करने से डरता है, मतलब डर लगता है। कहीं ना कहीं अंतरात्मा क्या करती है, हमें डराती है, कायर बना देती है। कम वॉट कम में टाइम एंड द आवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। तो ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है। विलियम शेक्सपियर की किस प्ले की लाइन है, ट्रेजेडी है, मैकबेथ की लाइन है कि जो भी हो, समय और घड़ी सबसे कठिन दिन को भी पार कर लेते हैं, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, ये जो समय है ना, ये बीत ही जाता है। तो ये मैकबेथ कहता है, ये लाइन है स्पोकन बाय मैकबेथ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्पोकन बाय मैकबेथ मतलब मैकबेथ कहता है कि जो कुछ भी होने वाला है या वो होकर ही रहेगा, लेकिन समय की चाल कभी रुकती नहीं है। यानी कि किसी की डेथ हो गई तो समय रुक गया, ऐसा नहीं है। जो होना है वो होगा, वो होकर रहेगा, और समय की जो चाल है वो चलती ही रहेगी, समय बढ़ता रहेगा। समय कठिन समय भी बीत जाता है, सबसे कठिन समय भी बीत जाता है, ठीक है। तो ये लाइनें मतलब मैकबेथ कहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, सस्पिशन ऑलवेज हॉन्ट्स द गिल्टी माइंड। विलियम शेक्सपियर की लाइन है और हेनरी VI की लाइन है, आई थिंक हेनरी VI पार्ट 3 की लाइन है, ठीक है। सस्पिशन ऑलवेज हॉन्ट्स द गिल्टी माइंड, यानी कि जो संदेह है ना, हमेशा अपराधी मन का पीछा करता है। तो शेक्सपियर इस लाइन में ना गिल्ट और आत्मग्लानि की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दिखाते हैं कि जो व्यक्ति दोषी होता है ना, उसके भीतर एक डर रहता है, उसके भीतर का डर उसे हर समय परेशान करता रहता है। वो हर किसी पर शक करता है क्योंकि उसे अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता है। अगर कोई इंसान गलत काम किया रहता है ना, तो वो हर किसी को शक की नज़र से देखेगा, कहीं मुझे पकड़ तो नहीं लिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कोई किसी ने चोरी कर लिया है, अब वहाँ पे हर किसी को शक की नज़र से, कहीं वो उसको मुझ पे शक तो नहीं हो रहा है कि मैंने ही चोरी किया है। इस तरह अगर उसके अंदर डर है, अगर उसने कुछ गलत काम किया है, तो वो खुद ही अपने आप ही बता देता है कि हाँ मैंने गलत काम किया है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन ही ऐसे रहते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। अब ये नर्क खाली है और सभी शैतान यहीं धरती पर हैं। ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड लाइन है एंड ये विलियम शेक्सपियर के किस प्ले के, टेम्पेस्ट, और स्पोकन बाय एरियल, ठीक है। एरियल कहता है ये लाइनें, ये एक तूफ़ानी सीन में शेक्सपियर ये लाइनें मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ ये सीन होता है कि दुनिया में इतना अन्याय है ना, इतना भय है और धोखा है कि जैसे सारे दैत्य, सारे शैतान, सारे डेविल्स यहीं आ गए हैं। दुनिया में इतना अन्याय हो रहा है, डर हो रहा है, धोखा है, तो ऐसा प्रतीत होता है ना कि मानो सारे डेविल्स, हेल के सारे डेविल्स दुनिया में ही आ गए हैं, तभी तो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एक्शन इज इलोक्वेंस, ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है एंड विलियम शेक्सपियर के किस प्ले की, कोरियोलेनस की लाइन है। ये ध्यान है, कर्म ही वाक्य पटुता है। मतलब शेक्सपियर यहाँ ये कहते हैं कि कभी कभी शब्दों से ज़्यादा असरदार होते हैं हमारे कर्म। जो लोग केवल बोलते हैं वे प्रभावशाली नहीं होते हैं। वास्तविक परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति वह है जो काम करके दिखाता है, एक्शन करके दिखाता है। यानी किसी मैं बोलूँगा यानी कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। जो एक्शन करता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे शेक्सपियर कह रहे हैं कि कभी कभी शब्दों से ज़्यादा असरदार क्या होते हैं हमारे, असरदार क्या होते हैं हमारे कर्म होते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स बी। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स बी। तो विलियम शेक्सपियर की लाइन है, मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइन है। कहता कौन है, तो स्पोकन बाय पक। पक का रियल नेम क्या है, मतलब उसमें नाम, दूसरा नाम क्या है, रॉबिन गुड फिलो। अगर आपका रॉबिन गुड फिलो आता है एग्जाम में तो आप इस पर भी लगा सकते हैं। वैसे आपने तैयारी इतनी तो कर ही लोगे कि पक का यही नाम है, रॉबिन गुड फिलो, इनका पक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ओके। यानी कि यहाँ पे लॉर्ड ये क्या कह रहा है पक, कि हे भगवान, व्हाट फूल्स दिस मॉर्टल्स बी, ये इंसान कितने मूर्ख होते हैं ना। ये पक बोलता है, मतलब एक शरारती एक स्पिरिट है। वो मनुष्य क्या देख रहा है कि हर्मिया, लेजेंडर हर्मिया से प्यार कर रहा है, डेमेट्रियस उसकी तरफ भाग रहा है, हेलेना उसके पीछे भाग रही है, सारी चीज़ें वो देख रहा है।
और वो देखता है तब ये बात कहता है कि मनुष्य मतलब जो मनुष्य होते हैं ना, प्रेम संबंधी उलझनों और मूर्खताओं को देखकर वो कहता है कि कितने ये लोग मूर्ख हैं, कटाक्ष करता है एक। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। माई किंगडम फॉर आवर हार्ट्स, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं बताना है। अब ये लाइनें ऐसे स्टार्ट होती हैं, आ हॉर्स, ठीक है, आ हॉर्स, आ हॉर्स, ठीक है, आ हॉर्स, आ हॉर्स, माई किंगडम फॉर आ हॉर्स, ये इस तरह यहाँ पे तब ये लाइनें आती हैं। तो ये विलियम शेक्सपियर के रिलेटेड है। विलियम शेक्सपियर की किस प्ले की लाइन है? रिचर्ड थर्ड की लाइन है। और ये कहता कौन है? तो रिचर्ड थर्ड ही कहता है, ये ध्यान रखना है, स्पोकन बाय रिचर्ड थर्ड। ओके, ये लाइनें वो कहता है। मतलब यहाँ पे ये रिचर्ड थर्ड उस समय बोलता है जब वो अपने जीवन की रक्षा के लिए घोड़े की तलाश में है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। मतलब जब वो मुश्किल समय में है, युद्ध के समय में है, और वो घोड़े की तलाश कर रहा है कि काश मुझे कोई बचा ले। जैसे कहीं हम फंस जाएं और जहाँ पे कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ना रहें, जैसे हम कोई ऐसे आइलैंड पे फंस जाएं या समुद्र में ही फंस जाएं, तो वहाँ पे हमें जो पैसा है, जो धन दौलत है, वो काम नहीं आएगा, तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ रिचर्ड थर्ड भी कह रहा है। ये उस समय कहते हैं, शेक्सपियर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि जब अपने जीवन के रक्षक के लिए घोड़े की तरह, लेकिन उसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमें दिखाता है कि जो सत्ता है, जो धन है, जो पैसा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जब इंसान एक्चुअल में संकट में पड़ जाता है तो उसका कोई मूल्य है नहीं। वहाँ पे पैसे की क्या मूल्य है अगर हम समुद्र में फंस जाएं, है ना? वहाँ पे एक इंसान की ज़रूरत होगी कि हमें कोई बचा ले, कैसे हम निकले यहाँ से, बस ये चीज़ें हमें होंगी। वहाँ पे फंस जाए तो वहाँ पे हमें पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है फिर जब इंसान मुश्किल समय में आ जाता है। सूट द एक्शन टू द वर्ल्ड टू द एक्शन। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? सूट द एक्शन टू द वर्ल्ड टू द एक्शन। तो ये याद रखना है, ये आपकी विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हैमलेट प्ले की लाइन है, ये भी याद रखना है। और ये भी याद रखना है, इसको मैं बता दे रही हूँ, एक्ट थर्ड सीन 2 की लाइन है। ठीक है, एक्ट थर्ड सीन 2 की लाइन है। हैमलेट यहाँ पे एडवाइस दे रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हैमलेट गिव्स इंस्ट्रक्शन, ये बोल सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। किसे दे रहा है? उस प्लेयर को। अच्छा, हैमलेट प्ले में एक प्ले हुआ था, प्ले विद इन प्ले, है ना, द मर्डर ऑफ गुंजाइगो, तो उसमें से किसी एक कैरेक्टर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तब ये लाइन कहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये लाइन तब कहता है कि शब्दों की क्रिया के अनुरूप बनाओ, क्रिया को शब्दों के अनुरूप नहीं, ये लाइन कहता है। मतलब हैमलेट एक अभिनेता को, एक एक्टर को ये सलाह दे रहा है। वो कहता है कि अभिनय में अगर आप एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग हो या जीवन हो या लाइफ हो, दोनों में ही शब्द और काम में मेल होना चाहिए। केवल बोलना या फिर केवल अभिनय करना ये इनफ नहीं है। सच्चाई तब आती है जब दोनों में एक बैलेंस हो। ठीक है, ये चीज़ें वो समझा रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? वर्ड्स विदाउट थॉट, ठीक है, थॉट्स नेवर टू हेवन गो। ये लाइनें आपकी विलियम शेक्सपियर की लाइनें हैं। हैमलेट में ये लाइनें आती हैं, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ये हैमलेट की ही लाइनें हैं कि मतलब विचारों के बिना बोले गए शब्द स्वर्ग तक नहीं पहुंचते हैं। ये स्टेटमेंट ये दिखा रहा है केवल मुंह से निकली प्रार्थना या शब्द वो महत्वहीन है यदि उसमें सच्चे भाव या मन की शुद्धता ना हो। अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हो, सच्चे मन से नहीं कर रहे हो, तो वो भी बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, 70 पे आएंगे, लव ऑल। अच्छा, ये फिर से आ गया है, रिपीट हो गया है, लव ऑल ट्रस्ट फ्यू डू रॉन्ग। तो ये आपके विलियम शेक्सपियर, ऑल वेल दैट एंड्स वेल की लाइन है। काउंटेस किसको? हेलेना को समझा रही होती है। अच्छा, ये भी फिर से आ गया है। हमारे डाउट्स क्या हैं? गद्दार हैं, मेकस, ये तो हो गया था ना, विलियम शेक्सपियर, मेजर फॉर मेजर की लाइन है। और ये लूसियो कहता है, नहीं सॉरी, हाँ, मेजर फॉर मेजर की लाइन है, ये ध्यान रखना है। हाँ, ये लूसियो कहता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ से देखेंगे हम। तो ये भी लाइनें आई थिंक आ चुकी है ना। ब्यूटी इज़ नेचर्स ब्रैग एंड मस्ट बी शोन इन कोर्ट्स एट फीस्ट एंड हाई सोलेमिटीज़। जॉन मिल्टन कॉमर्स की लाइन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं कि जो सौंदर्य है, जो ब्यूटी है, वो छिपाने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये दिखाने के लायक है। मतलब इस लाइन में जो कहते हैं कि मतलब नेचर की ब्यूटी की महत्व, मतलब उसके नेचर की जो ब्यूटी है ना, उसके महत्व को बता रहे हैं, उसकी भव्यता को दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो सौंदर्य है, जो ब्यूटी है, वो कोई छिपाने की चीज़ नहीं है, बल्कि दिखाने के लायक है। खासकर वहाँ जहाँ संस्कृति की बात आ जाए, कला की बात आ जाए, उच्च जीवन की बात होती है। नेक्स्ट पे आएंगे, ही हु रेन्स विद इन हिमसेल्फ एंड रूल्स पैशंस डिजायर्स
एंड फियर्स इज़ मोर देन अ किंग। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ठीक है, ये बताना है कि ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो ये जॉन मिल्टन से रिलेटेड है और ये लाइनें आपकी पैराडाइज रीगन की लाइन है, ये ध्यान रखना है, पैराडाइज रीगन की लाइन है कि ही हु रेन विद इन हिमसेल्फ एंड रूल्स पैशंस डिजायर्स एंड फियर्स इज मोर देन अ किंग। मतलब जो व्यक्ति स्वयं पर शासन करता है, अपनी इच्छाओं, भावनाओं और भय पर नियंत्रण रखता है, वो किसी राजा से भी बड़ा है, ठीक है। मिल्टन कहते हैं कि आत्मनियंत्रण जो होता है ना, या आत्मिक शांति सबसे बड़ी शक्ति है। मतलब जो व्यक्ति अपने वासना, क्रोध, भय, लालच पर कंट्रोल रखे ना, वो सच्चा विजेता है, वो श्रेष्ठ राजा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है इनका। नेक्स्ट वन पे आएंगे, डीप वर्ड्स इन बुक्स एंड शैलो इन हिमसेल्फ। तो ये किसका वर्क, मतलब ये किसकी लाइनें हैं, ये बताना है। डीप वर्ड्स इन बुक्स एंड शैलो इन हिमसेल्फ, तो जॉन मिल्टन से रिलेटेड है। अगेन ये पैराडाइज रीगन की लाइन है, एक मिनट, अगेन ये पैराडाइज रीगन की लाइन है, ठीक है, ध्यान रखना है, मैं पूरा लिख दे रही हूँ। पैराडाइज रीगन की लाइन है, ये ध्यान रखना है। डीप वर्ड्स इन बुक्स, मतलब जो पुस्तकों में तो जो इंसान पुस्तकों में गहराई से डूबा है, एंड शैलो इन हिमसेल्फ, खुद में बेहद खोखला होता है। मतलब जो इंसान, अब यहाँ पे मिल्टन ना उस व्यक्ति की क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो केवल पुस्तकीय ज्ञान रखता हो, लेकिन उसमें कोई आत्मिक गहराई या व्यवहारिक बुद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पे उनको, वो उस व्यक्ति को क्या कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, केवल बस पुस्तकीय ज्ञान उसके पास है, बाहर की कोई कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो असली जो विद्वान वही है, असली विद्वान वही है जो अंदर से भी परिपक्व हो, सिर्फ रटने या पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, मिल्टन का कहना ये है, ठीक है। तो यहाँ पे उस आदमी को ये क्रिटिसाइज करें, उन सभी समस्त प्राणी जो भी रटने और सोचते हैं कि रटने से ही सब कुछ मुझे ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द स्टार्स दैट नेचर हंग इन हेवन एंड फिल्ड दियर लैम्प्स विद एवरलास्टिंग ऑयल गिव ड्यू लाइट टू द मिसलेड एंड लोनली ट्रेवलर। तो यहाँ पे बताना है ये किसकी लाइन है, ठीक है। द स्टार्स दैट नेचर हंग इन हेवेंस, तो ये लाइनें बताना है, ये लाइनें आपकी जॉन मिल्टन से ही रिलेटेड हैं और ये भी कॉमर्स की लाइन है, ठीक है, ध्यान रखना है, कॉमर्स की लाइन है। कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कह ये रहे हैं कि जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो तारे हैं, दैट नेचर हंग इन हेवन, जिनको नेचर ने क्या किया है, हेवन में टांगा है, हंग किया हुआ है, एंड फिल्ड दियर लैम्प्स विद एवरलास्टिंग ऑयल, और उन्हें क्या कर दिया है, अनंत तेल से, कभी न खत्म होने वाले तेल की लौ से भर दिया है उस तारे को। गिव ड्यू लाइट टू द मिसलेड एंड लवली एंड लोनली ट्रैवलर, और वो क्या करते हैं, वे भटके हुए और अकेले यात्री को उचित प्रकाश देते हैं, जो तारे होते हैं, और वो कभी बुझने वाले नहीं हैं, क्योंकि नेचर ने क्या किया है, वो कभी बुझने वाले नहीं हैं, क्योंकि नेचर ने क्या किया है, उन्हें बिना, मतलब उन्हें ऐसे तेल से, एक एंडलेस एवरलास्टिंग तेल से भर दिया है। तो ये लाइनें कहते हैं, कॉमर्स में लाइनें हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे उन्होंने तारे, जो तारे हैं ना, जो स्टार्स हैं, वो ईश्वर या नेचर के द्वारा बनाए गए एक मार्गदर्शक हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो तारे होते हैं ना, जो प्राकृतिक व्यवस्था होती है, जो तारे होते हैं, वो ईश्वर या नेचर के द्वारा बनाए गए एक गाइड हैं, जो अंधेरे में उम्मीद की रोशनी देते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आएंगे, ग्रेटिट्यूड बिस्टोव्स रेवरेंस अलाउिंग अस टू एनकाउंटर एवरीडे एपिफैनीज। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ये ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है। तो ये लाइनें आपकी जॉन मिल्टन की कोटेशन है, ओके ये जॉन मिल्टन का कोटेशन है, अच्छा कोटेशन है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता, बिस्टोव रेवरेंस श्रद्धा प्रदान करती है, अलाउिंग अस टू एनकाउंटर एवरीडे एपिफैनीज, और जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिव्य अनुभूतियों का अनुभव कर सकते हैं। तो मिल्टन यहाँ पे इस स्टेटमेंट से ये समझा रहे हैं कि जब हम आभार और कृतज्ञता की भावना रखते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं, तो हमें हर दिन की छोटी छोटी घटनाओं में भी कोई बड़ी और चमत्कारी अनुभूति प्राप्त होती है। अगर हम हर समय, कहते ना, ईश्वर की हर समय आप ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड रहो, कृतज्ञ रहो, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं उनमें अपना क्या करो, हर पल उनका शुक्रगुजार रहो, शुक्रिया अदा करते रहो। तो इससे क्या होगी, आपको हर चीज़ में बहुत सुकून मिलेगा। ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, डेथ इज़ द गोल्डन की दैट ओपन्स द पैलेस ऑफ इटर्निटी। अब ये लाइन भी जॉन मिल्टन से रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है,
तो ये जॉन मिल्टन का कोटेशन है, याद रखना है। मिल्टन के अनुसार जो डेथ है ना, मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश का साधन है। जो मृत्यु है, जो डेथ है, डेथ हमें शाश्वत जीवन, ईश्वर और आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाती है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डेथ से डरना नहीं चाहिए। बस क्या होता है कि डेथ के बाद यही होता है, मिल्टन ने कहा है कि डेथ के बाद ये होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश का एक साधन है जो डेथ है। टू मी द मिनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स। तो ये लाइनें विलियम वर्ड्सवर्थ की है और ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी की लाइनें हैं कि मेरे लिए सबसे साधारण फूल भी ऐसे विचार ला सकते हैं जो इतने गहरे होते हैं कि आंसू भी उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं कि नेचर की छोटी छोटी चीज़ें भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि एक सामान्य फूल भी मेरे मन को बहुत गहरे भाव को छूती है, मेरे मन को छू जाती है, एक साधारण फूल भी। ठीक है, मिनिस्ट फ्लावर भी मेरे मन को क्या कर रहा है, छू जा रहा है। ये भाव इतने गहरे होते हैं ना कि आंसू भी इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, विजडम इज ऑफन टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप्स देन व्हेन वी शोर। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, तो ये भी लाइनें विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है और ये याद रखना है विलियम वर्ड्सवर्थ के द एक्सकर्जन की लाइनें हैं। ठीक है, द एक्सकर्जन की लाइनें हैं, 1814 में आया था और एक लीव्स की सेकेंड बुक है ये। यानी कि विजडम जो है वो कभी कभी क्या हो जाती है, जो विजडम है अक्सर तब और करीब हो जाती है जब व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी शोर, जब हम झुकते हैं, ना कि तब जब हम ऊंचाई में उड़ते हैं। यानी कि जब जैसे कोई झगड़ा हुआ, आपने क्या किया, माफ़ी मांग लिया, आपने माफ़ी मांग लिया तो ये आपकी बुद्धिमत्ता है, तो क्या हो गया, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, ये आपकी बुद्धिमत्ता है। ये और भी करीब आप बुद्धिमत्ता के हो गए। ये नहीं कि नहीं मैं बड़े शान में रहो, नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगू, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, ईगो, ये सारी चीज़ें। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है। ठीक है, उनका कहना यह है कि विनम्रता और सरलता में छिपे ज्ञान की बात वो करते हैं कि जब हम घमंड छोड़कर एकदम नम्र बन जाते हैं ना, तभी सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ऊंचाई और अभिमान से दूर रहना हमें मानवीय जो करुणा है गहराई से जोड़ता है। अगर हमारे अंदर अभिमान है, गर्व है, गर्व नहीं बोल सकते, घमंड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, फील योर पेपर विद द ब्रीदिंग ऑफ योर हार्ट। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का ही कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कोट है, इतना याद रखिएगा कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ही कोट है। और मतलब क्या कह रहे हैं कि फिल योर पेपर विद द ब्रीदिंग्स ऑफ योर हार्ट, मतलब अपने कागज़ को अपने दिल की सांसों से भर दो। मीन्स कहने का मतलब ये है, वर्ड्सवर्थ ने राइटिंग में कहा कि अगर आप कोई राइटर अगर राइटिंग कर रहा है तो उसमें सच्चाई और भावना को प्राथमिकता देते थे। वर्ड्सवर्थ जो थे ना, वो क्या करते थे, राइटिंग में सच्चाई और भावना को सबसे प्रायोरिटी मानते थे। वो कहते थे कि लिखते समय केवल दिमाग नहीं बल्कि दिल से लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिमाग से आप लिख रहे हो, दिल से लिखो, तभी जो राइटिंग है ना वो सजीव और प्रभावशाली लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, विद एन आई मेड क्वाइट बाई द पावर ऑफ हारमोनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं बताना है। ये लाइनें किससे जुड़ी हुई हैं कि विद एन आई मेड क्वाइट बाई द पावर ऑफ हारमोनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स। तो ये भी लाइनें आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये भी लाइनें आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने इंस्पिरेशन दिया है, एक उनका कोटेशन है। कहने का मतलब ये है कि जो संगीत है, विद एन आई मेड क्वाइट द पावर ऑफ हारमोनी, जो संगीत है ना, संगीत की शक्ति और आनंद की गहराई से शांत हुई दृष्टि के साथ हम चीज़ों को जीवन में झांक सकते हैं। ठीक है, मतलब वर्ड्सवर्थ का ये कथन, मतलब वर्ड्सवर्थ का ये कहना है कि जब मन शांत और आनंदित होता है ना, जब हमारा मन खुश होता है ना, तब हम नेचर और जीवन की सच्ची गहराइयों को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन पे आएंगे, द साइलेंस दैट इज इन द स्टारी स्काई, द स्लीप दैट इज अमंग द लोनली हिल्स। ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं ये बताना है। ठीक है, साइलेंस है, द साइलेंस। ठीक है, तो ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कोटेशन है और ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, टिंटन एबे में। ओके, टिंटन एबे, ये याद रखना है, टिंटन एबे की ये लाइनें हैं और वो कहते हैं द साइलेंस दैट इज इन द स्टारी स्काई, यानी कि वो मौन जो तारों भरे आकाश में है, वो साइलेंट जो तारों भरे आकाश में है। द स्लीप दैट इज़ द अमंग द लोनली हिल्स, वो नींद जो अकेली पहाड़ियों के बीच में है। तो इस कोटेशन में वर्ड्सवर्थ ने नेचर के गहरे मौन और शांति को दिखाया है।
मतलब कहने का मतलब है कि जो लाइनें हैं ना वो शब्दहीन सुंदरता और सुकून की भावना को उजागर करती है। ये जो लाइनें हैं जो अकेलेपन में भी शांति देती है नेचर उनको, तो नेचर पे उन्होंने कहा है, ये ध्यान रखना है। द फ्लावर दैट स्मेल्स द स्वीटेस्ट द साई एंड लोली। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं ये बताना है, ठीक है। अच्छा, ये भी लाइनें आपकी टिंटन एबे की थी, ये ध्यान रखना है। जो टिंटन एबे का रहेगा वो मैं बता दूंगी क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये भी लाइनें आपकी टिंटन एबे की थी, 81 का जो था, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द फ्लावर दैट स्मेल द स्वीटेस्ट, मतलब जो फूल सबसे मीठा महकता है, इस साई एंड लोली, वही बहुत शर्मीला होता है, बहुत शाय होता है, विनम्र होता है, नहीं वही बहुत शर्मीला होता है और वही बहुत विनम्र होता है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कोटेशन है, लाइनें हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोयम है, आई थिंक उनका एक पोयम है नॉट लव, ठीक है। नॉट लव, नॉट वॉर, नॉर द ट्यूमल्टुअस स्वेल, ट्यूमल्टुअस स्वेल, ठीक है। इसी की लाइन है ये, ध्यान रखना है। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं कि जो सच्ची सुंदरता है और अच्छाई अक्सर विनम्रता में छिपी होती है। सच्ची सुंदरता जो है और अच्छाई है, अगर कोई इंसान बहुत सुंदर है, अच्छा है, तो वो बहुत विनम्र होगा। सबसे प्रभावशाली पवित्र चीज़ें अक्सर सबसे साधारण दिखने वाली होती हैं। जो सबसे प्रभावशाली चीज़ें होंगी वो अक्सर हमें कैसे दिखेंगी, बहुत सिंपल में। नेक्स्ट पे आएंगे, वी आर सेल्फिश मैन ओ रेज अस अप रिटर्न अस अगेन। तो ये लाइनें आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, लंदन 1802 की लाइन है कि हम स्वार्थी लोग हैं, हम आओ हमें उठाओ और हमें भी फिर से जगाओ, हमें फिर से वो सारी चीज़ें लौटा दो जो कुछ खो चुका है। तो यहाँ पे वो मिल्टन को कह रहे हैं, मिल्टन को इन्वोक कर रहे हैं। लंदन 1802 मिल्टन की लाइन है, पुकार रहे हैं, जिसमें वो मानवीय स्वार्थ के गुण में पुराने नैतिक मूल्यों की वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे मतलब वो चाह रहे हैं कि मिल्टन आ जाएँ, मिल्टन जैसी आत्माएँ वापस, मतलब वो चाह रहे हैं कि वो मिल्टन जैसे महान आत्माओं की वापसी की कामना करते हैं कि मिल्टन आ जाए और वो सब कुछ लौटा दें जो कुछ अब खो चुका है। वो नैतिक चीज़ें, वो आध्यात्मिक चीज़ें, जो वो इंसान जो स्वार्थ से भर चुका है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। द म्यूज़िक इज़ माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हार्ड नो मोर। ये लाइनें भी आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं एंड मैंने पढ़ाया था सॉलिटरी रीपर की लाइनें हैं ये, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं, मैं अपने दिल में वो संगीत लिए फिरता हूँ, बहुत देर तक मैं जब भी वो सुन, मतलब बहुत देर तक जब मैं नहीं सुना तब भी मैं मेरे कानों में गूंजता रहा, ठीक है। द म्यूज़िक इज़ माई हार्ट, मेरे दिल में वो म्यूज़िक चलता रहा काफ़ी समय तक, भले ही मैं उसको सुनना बंद कर दिया। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कह रहे हैं अपने कुछ अनुभव को इतने गहरे होते हैं, कहते हैं कि जो कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि हमारे मन में लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये गाना है जो मेरे लंबे समय तक ये जीवित रहेगा, भले उस लड़की की आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ऐसा लग रहा है मेरे कानों में अभी तक वो सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। तो ये भी आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। किस पोएम की लाइन है, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील की लाइन है, ये बताना है। सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, मतलब वह कुछ ऐसा प्रतीत हुई जो पृथ्वी के वर्षों को स्पर्श तक महसूस नहीं कर सकी। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है, इसमें एक बच्ची की डेथ हो जाती है। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने एक बच्ची की डेथ के बारे में बताया है। तो उस बच्ची की डेथ के बाद की भावना को दिखा रहे हैं कि अब वो मानव जीवन के दुखों, उम्र, प्रभाव और सांसारिक कष्टों से बहुत दूर हो गई है। मतलब उसकी डेथ हो गई है, तो अब ये सारी चीज़ें, अब जो मानव जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, उम्र का प्रभाव होता है, जो सांसारिक तकलीफ़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों से वो परे है, क्योंकि अब डेथ आ गई है, उसकी मौत हो गई है। डेथ के बाद वो एक शाश्वत अमर अवस्था में चली गई है, जिसे कोई सांसारिक बदलाव छू नहीं सकता। उस बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट पे आएंगे, ही हु वुड नॉट बी फ्रस्ट्रेट ऑफ हिज होप टू राइट विल हेयर आफ्टर इन लॉडेबल थिंग्स आउट ऑट हिमसेल्फ टू बी अ ट्रू पोयम। तो ये बताना है, ये जॉन मिल्टन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन से रिलेटेड है ये। यहाँ पे कह रहे हैं कि ही हु वुड नॉट बी फ्रस्ट्रेट ऑफ हिज होप टू राइट विल हेयर आफ्टर इन लॉडेबल थिंग्स ऑट हिमसेल्फ टू बी अ ट्रू पोयम। मतलब जो व्यक्ति भविष्य में प्रशंसनीय विषयों पर अच्छा लिखने की आशा करता है, उसे स्वयं एक सच्ची कविता बन जाना चाहिए। मिल्टन यहाँ कह रहे हैं कि एक सच्चा जो लेखक होता है, एक सच्चा लेखक वह होता है जो केवल लिखता नहीं बल्कि अपने जीवन में भी उस आदर्श को जीता है। ऐसा नहीं है कि बुक में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दे रहा है, वो रियल में भी अच्छा होना चाहिए।
रियल में भी वो चीज़ें वो कर रहा है, जो अच्छी अच्छी बातें वो लिख रहा है ना बुक में, वो रियल में भी वही चीज़ को अपना रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, यदि आप ऊंचे विचारों को व्यक्त करते हैं तो पहले उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। जैसे मैं कोई चीज़ समझा रही हूँ, अच्छी चीज़, कोई भी चीज़ें अगर इंसान समझाता है तो पहले उसे मुझे अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए, है ना, तब वो चीज़ें समझ, पहले खुद फॉलो करो तब। पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर। तो ये जॉन मिल्टन का वर्क है और ये भी याद रखना है, एक लेटर था, इन अ लेटर टू ओलिवर क्रॉमवेल, उसी में ये लाइनें आती हैं। और इसमें क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। जो शांति की विजय भी युद्ध के समान ही प्रसिद्ध होती है। अगर जो पीस है ना, शांति है, शांति की भी जो विक्ट्री होती है ना, वो भी युद्ध की तरह ही प्रसिद्ध, फेमस होती है। मिल्टन इस लाइन में ये बताना चाहते हैं कि जो शांति से प्राप्त की गई उपलब्धियां भी युद्ध में जीती गई जीतों की जितनी ही गौरवशाली होती हैं। अगर आप शांति से कोई उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं तो ये भी उसी बराबर हो जाएगी जैसे युद्ध में कोई जीती गई लड़ाई हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। लाइसेंस दे मीन व्हेन दे क्राई लिबर्टी फॉर हु लव्स दैट मस्ट फर्स्ट बी वाइज एंड गुड। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं बताना है। लाइसेंस दे मीन व्हेन दे क्राई लिबर्टी फॉर हु लव्स दैट मस्ट फर्स्ट बी वाइज एंड गुड। तो ये जॉन मिल्टन के सोनेट नंबर 12 की लाइन है, ये याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोनेट नंबर 12 की लाइन है। और इसकी लाइन कैसे स्टार्ट होती है ये भी बता दूँ। आई डिड बट प्रॉम्प्ट द एज टू क्विट दियर क्लॉक्स, उसी में ये लाइनें मिलेंगी। लाइसेंस, अब लाइसेंस और लिबर्टी देख के आप एरियोपैजिटिका पे मत चले जाइएगा, ये ध्यान रखना है। ये इनके सोनेट नंबर 12 की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब वे स्वतंत्रता को पुकार लगाते हैं, यानी कि जब वो लिबर्टी को बुलाते हैं तो उनका जो आशय है, यानी कि यहाँ पे मिल्टन एक चेतावनी दे रहे हैं कि असली जो लिबर्टी है ना, वो जिम्मेदारी के साथ आती है। बिना नैतिकता, बिना विवेक के यदि कोई लिबर्टी चाहता है तो वो वास्तव में केवल क्या है, केवल स्वार्थी है या फिर अराजकता चाहता है। नेक्स्ट पे आएंगे। द एंड देन ऑफ लर्निंग इज़ टू रिपेयर द रूइंस ऑफ आवर फर्स्ट पेरेंट्स। तो ये जॉन मिल्टन का ही वर्क है, जॉन मिल्टन से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि ये जो 100 मैं कोट्स करा रही हूँ ना, ये मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कितनी बार पूछे गए हैं। 8 बार आया है। वो डैफोडिल्स वाला ना 8 बार आया था विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो टू बी और नॉट टू बी 5-6 बार आ चुका होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये ऐसे कोट्स हैं 4 राइटर के हैं एक साथ और आपके मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पूरा ही ले लिया है एक वीडियो में। द एंड देन ऑफ लर्निंग इज़ टू रिपेयर द रूइंस ऑफ आवर फर्स्ट पेरेंट्स। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, तो ये जॉन मिल्टन की लाइन है। ठीक है, आई थिंक ये लाइनें उन्होंने एजुकेशन पे लिखी है या फिर ऑफ एजुकेशन की लाइन होगी, ये इतना क्लियर नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जॉन मिल्टन से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ज्ञान का जो अंतिम उद्देश्य है हमारे पहले माता पिता, यानी कि मिल्टन यहाँ पे धार्मिक और दार्शनिक विचार बता रहे हैं। वो मानते हैं कि ज्ञान केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य की आत्मा और नैतिकता को सुधारने के लिए है, ताकि हम एडम एंड ईव के पतन के बाद जो खोया उसे दोबारा से क्या कर सकें, रीगेन्स कर सकें। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। आर्ट इज़ द मोस्ट इंटेंस मोड ऑफ इंडिविजुअलिज्म दैट द वर्ल्ड हैज़ नोन। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं आपने बताना है। ये लाइनें आपकी जॉन गोल्सवर्दी से रिलेटेड है, ये ध्यान। 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, 10 कोट और रह गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। ये जॉन गोल्सवर्दी से रिलेटेड है। जो आर्ट इज़ द मोस्ट इंटेंस, ये याद रखना है, कला सबसे तीव्र रूप है। इसमें गोल्सवर्दी ये कहना चाहते हैं कि कला जो है ये व्यक्ति की आत्मा, विचार, भावना की गहराइयों को सशक्त रूप से प्रकट करती है। जो कला है, जैसे कि पोइट्री है ना, इंसान राइटर के इमोशन, उसकी भावनाओं को बताती है, उसी तरह कला भी है, इंसान के विचार, उसकी आत्मा, उसकी भावनाओं को दिखाती है कला भी। जैसे कोई कलाकार रचना करता है तो वो दुनिया को अपने भीतर के व्यक्तित्व को झलक दिखाता है। ठीक है, दुनिया को दिखाता है अपने, उसके भीतर की जो झलक है उसके रचना में। ठीक है, डू नॉट बी इन अ हरी टू सक्सीड, व्हाट वुड यू हैव टू लिव फॉर आफ्टरवर्ड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है, ये बहुत ही अच्छी कोट है। ठीक है, कहा क्या जा रहा है कि डू नॉट बी इन अ हरी टू सक्सीड, सफल होने की जल्दी मत करो। व्हाट वुड यू हैव टू लिव फॉर आफ्टरवर्ड्स, अगर जल्दी सफल हो गए तो फिर जीने के लिए क्या बचेगा। ये जॉन गोल्सवर्दी का लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, जॉन गोल्सवर्दी का कोटेशन है।
मतलब ये जो कोटेशन है ये जीवन की यात्रा और प्रक्रिया के महत्व दिखा रहा है। गोल्सवर्दी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यदि आप जल्दी जल्दी सब कुछ पा लेंगे तो जीवन का अर्थ, आनंद, सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जीवन केवल लक्ष्य नहीं है बल्कि सफ़र भी है। तो ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे। सफल होने की जल्दी मत करो। अगर जल्दी सफल हो गए तो फिर फिर जीने के लिए क्या बचेगा। यानी कि अगर हमको सफलता जल्दी मिल जाती है तो हमारी जो सीखने की प्रक्रिया हो जाती है वो रुक जाती है, फिर हम सीखना बंद कर देते हैं। और जब तक सफल है तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कहने का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहो। इट्स नॉट द वर्ल्ड दैट्स फुल ऑफ डार्कनेस, इट्स योर ओन आइज दैट मेक इट सीम दैट वे। ये भी गोल्सवर्दी का ही है कि ये दुनिया अंधकार से भरी नहीं है बल्कि तुम्हारी अपनी दृष्टि उसे ऐसा बना देती है। जैसे कि शेक्सपियर ने कहा है कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही बनाती है। तो यहाँ पे गोल्सवर्दी ने भी कहा है कि जैसा हम मतलब यहाँ पे वो सिखा रहे हैं कि दृष्टिकोण ही वास्तविकता की गणना है। यदि हमारी सोच नेगेटिव है तो दुनिया भी हमें नेगेटिव ही दिखेगी। यदि हमारा जो नज़रिया है वो पॉजिटिव है तो हमें दुनिया हर जगह उम्मीद और रोशनी में दिखेगी। ठीक है, तो हमें हर जगह उम्मीद और रोशनी दिखेगी अगर हम पॉजिटिव एक सकारात्मक सोच रखते हैं। तो जस्टिस हैज़ नथिंग टू डू विद वॉट गोज़ ऑन इन काउंटर रूम, जस्टिस इज़ वॉट कम्स आउट ऑफ अ कोर्ट रूम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये कहाँ की लाइन है। ओके, ये कहाँ की लाइन है, तो गोल्सवर्दी से रिलेटेड है ये लाइनें, ये ध्यान रखना है। गोल्सवर्दी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो न्याय का संबंध उस प्रक्रिया से नहीं है जो अदालत के अंदर चलती है, न्याय तो वो है जो अदालत के बाहर निकलता है। तो गोल्सवर्दी यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं कि जो वास्तविकता, औपचारिकता, मतलब जो रियलिटी है और जो फॉर्मेलिटी, न्याय में फ़र्क समझा रहे हैं कि केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन ही करना न्याय नहीं है बल्कि अंतिम निर्णय लोगों को मिले वही असली न्याय होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, द ट्रूथ इज़ रियली प्योर एंड नेवर सिंपल। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, द ट्रूथ इज़ रियली प्योर एंड नेवर सिंपल। तो जॉन गोल्सवर्दी ने कहा है ये लाइनें। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें, जो सच्चाई शायद ही कभी शुद्ध होती है, कभी भी सरल नहीं होती। तो ये लाइनें दिखाती हैं कि सच्चाई की जटिलता को दिखा रहा है। गोल्सवर्दी मानते हैं कि सच कई पहलुओं, दृष्टिकोणों और संदर्भों से जुड़ा होता है। यह हमेशा काले सफ़ेद जैसा स्पष्ट नहीं होता कि जैसे ब्लैक है तो हमको दिख गया पूरा ब्लैक है, सफ़ेद वाइट है तो पूरा वाइट दिख गया। नहीं, सच इस तरह नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे वो समझाने के, सच अक्सर मिश्रित यानी कि कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा उलझा हुआ, थोड़ा जटिल होता है जो सच होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, बिगनिंग्स आर ऑलवेज मैशी। गोल्सवर्दी ने कहा है बिगनिंग्स आर ऑलवेज मैशी, यानी कि शुरुआतें हमेशा अव्यवस्थित होती हैं। गोल्सवर्दी यहाँ कह रहे हैं किसी भी नए काम, चाहे वो रिश्ता हो गया, चाहे कोई सफ़र हो गया, शुरुआत आसान या परफेक्ट नहीं होती। उसमें अक्सर भ्रम, कन्फ्यूज़न, कठिनाई, अव्यवस्था होती है। लेकिन वही जो चीज़ें हैं वो आगे भविष्य की सफलता की नींव बनती है। अगर हम किसी भी चीज़ में शुरुआत करते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो अच्छे ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे भविष्य के लिए एक शुरुआत है, भविष्य की सफलता के लिए एक नींव बन जाती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, आखिरी नेक्स्ट 97 पे आ गए हैं, हेडलाइंस ट्वाइस द साइज ऑफ द इवेंट्स। तो गोल्सवर्दी ने कहा है कि घटनाओं से दुगनी बड़ी होती हैं सुर्खियाँ। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मीडिया को उन्होंने, मीडिया क्या करती है, बढ़ा चढ़ा के लिखती है ना, ये बढ़ा चढ़ा के बोलती है। कोई भी घटना हो गई तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेगी, जो सच्चाई है वो नहीं बोलेगी, बढ़ा चढ़ा के। तो ये मीडिया को एक कटाक्ष कर रहे हैं, यानी कि सटायर कर रहे हैं वो यहाँ पे। वो अक्सर कहते हैं कि जो समाचार हो गया या अखबार हो गया जिसमें जो समान घटनाओं को सनसनीखेज बनाकर दिखाते हैं जो मीडिया होते हैं, जिससे सच्चाई का आकार बदल जाता है। और आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, 98 पे आ गए हैं हम, रिलीजन वॉज नियरली डेड बिकॉज देयर वॉज नो लॉन्गर रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ बट सम टाइम वॉज स्ट्रगलिंग टू टेक इट्स प्लेस, सर्विस, सोशल सर्विस। तो ये लाइनें ओवर द रिवर की लाइनें हैं, गोल्सवर्दी के ओवर द रिवर की लाइनें हैं, ध्यान रखना है। और इन्होंने कहा है कि धर्म जो है लगभग क्या हो गया है, डेड हो चुका है, क्योंकि भविष्य के जीवन में अब कोई वास्तविक आस्था नहीं रही है। अब लोगों के भविष्य के जीवन में कोई आस्था नहीं है, लेकिन उसकी जगह कौन ले लिया, धर्म की जगह अब कौन ले लिया है, एक चीज़ संघर्ष कर रही है, वो है सेवा, सामाजिक सेवा। तो ये कोटेशन यही दिखा देता है कि जब लोग पारंपरिक रूप से धार्मिक विश्वास खो देते हैं तब उन्हें जीवन का नया उद्देश्य चाहिए होता है। गोल्सवर्दी के अनुसार धर्म के स्थान पर अब सामाजिक सेवा जैसी मानवीयता आधारित सोच उभर रही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ मैन ऑफ एक्शन फोर्स्ड इनटू अ स्टेट ऑफ थॉट एंड हैप्पी अंटिल ही कैन गेट आउट ऑफ इट। तो ये भी आपके गोल्सवर्दी ने ही कहा है। ठीक है, जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है अगर उसे सोचने की स्थिति में फंसा दिया जाए तो वह तब तक बेचैन रहता है जब तक उससे बाहर ना निकल सके।
मतलब अगर कोई इंसान, यहाँ पे कहने का मतलब है कि उन लोगों के बारे में है जो कर्मशील होते हैं, जो सोचने से ज़्यादा कर्म में यकीन रखते हैं। जब उन्हें चिंतन या ठहराव के लिए मजबूर किया जाता है तो वो असहज या दुखी फील करते हैं। तो जॉन गॉल्सवर्दी ने कहा है जो लोग कर्म मतलब करके दिखाते हैं, वो सोचते नहीं हैं। लास्ट क्वेश्चन आ गया है, लास्ट आपका कोटेशन आ गया है। When man evolved pity, he did a queer thing, deprived himself of the power of living life as it is without wishing it becomes something different। तो गॉल्सवर्दी ने ही कहा है, ठीक है। ये कोटेशन वो कहते हैं कि जो दया है और यथार्थ के बीच एक द्वंद्व को दर्शा रहे हैं कि इंसान के अंदर दया भी है, रियलिज्म भी है। गॉल्सवर्दी मानते हैं कि दया और संवेदना ने इंसान को बहुत मानवीय बना दिया है, लेकिन साथ ही उसने वास्तविकता को स्वीकार करने में शक्ति कहीं खो दी है। चलिए फिर यहीं पे एंड करते हैं। 100 कोटेशन था, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। आज का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा, ओके। और इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो मैं 2-3 दिन बाद दूंगी, अभी नहीं दूंगी, लेकिन हाँ इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक कहाँ से मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे आपके व्हाट्सएप का भी लिंक है, वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज तो सेशन को लाइक ही कर दीजिएगा, बहुत मेहनत हुई है, ठीक है। और पेड पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। पेड पीडीएफ के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।